14 अगस्त आया था, उस पर मैंने एक छोटी सी अपनी इंस्टाग्राम पे रील भी लगाई थी कि देश का ऊंचा नाम करेंगे, ये है सबसे वादा। तो वो करके दिखाया भी उसी के अगले महीने सितंबर में। आई गॉट माई फोर्ब्स रिकग्निशन, सो आई एम द मेंबर ऑफ द फोर्ब्स बिजनेस काउंसिल। 9 से 5 वाली जो फिलॉसफी है वो मतलब बिजनेसमैन के लिए मतलब सूट करती है, मतलब जैसे आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो। यार टू बी ऑनेस्ट विद यू, एज एन एंटरप्रेन्योर यू आर There's no वर्किंग 24/7। मलिर वापस आके कैसा लगा आपको? अच्छा, मलिर में ही बैठे हुए। यार हाँ, मलिर वापसी आके तो वैसे ही लगता है जैसे पहले लगता था। Everything is people can just go ahead and Google Nabil Shamim and they'll come to know what I am, who I am. Talented people I have ever seen. लक ने या आप कह लो टाइम ने उस वक्त उनका इतना साथ नहीं दिया, वरना वो शायद मेरे जितने ही सक्सेसफुल होते। कि जब ये सक्सेस अचीव करी सारी, तो अभी ख़ानदान में दूर दूर तक भी, विदाउट साउंडिंग कॉकी और एनीथिंग, बट द रियलिटी इज़ दैट के ख़ानदान में दूर दूर तक कोई ना था और ना अभी है। 23 में स्टार्ट किया उसने, 1.5 साल में जो $1 मिलियन का माइलस्टोन टच किया विद इन द 1.5 years ऑफ इट्स इंसेप्शन। या सिंपल सी बात है ऑडियंस के लिए, डॉलर में कमा रहा है, पाप रुपए में खर्च कर रहा है। ये इसी में तुमने सारे जवाब। मतलब द पॉइंट इज, चीज है ना भाई, मैं क्यों आपके साथ नहीं बैठूं, मैं क्यों आपसे चीजें ना सीखूं। यू नो, नेटवर्क इज योर नेटवर्क। मुझसे जो उन्होंने बात बोली ना, वो यार मैं जिंदगी में तो कभी नहीं भूल सकता। ठीक है, वो ये बात थी कि तुम इस खानदान को मिराज पे ले गए। ओए ये उन्होंने मुझे बोला, लीडर इन बिजनेस टर्म्स, क्योंकि लीडर हमारे पास फिर सियासतदान वाले लीडर भी होते हैं, लीडर फिर आर्मी के लीडर भी होते हैं। लीडर कौन, किस जगह पे कौन सा लीडर है ना, ये भी मैटर करता है। एक नान जो है वो यहाँ कितना कॉस्ट करता है? मैं 25 रुपए 30 रुपए चल रहा है। 50 कर लो, 50 कर लो, ठीक है। इतना पैसा है कि 50 कर लो। Assalamu alaikum khawaateen Hazrat, welcome back to Encyclomedia Hub and we are back with another podcast. अच्छा भाई, as you all know, हमारे इधर Encyclomedia Hub पे वो हमारे जितने भी गेस्ट होते हैं, they belong to different backgrounds, और हमारा जो motive होता है and the purpose of Encyclomedia Hub is to promote information and have certain types of guests that can come here, sit and give you ample knowledge from which you people can learn a lot of things. तो उसी के साथ साथ आज जो हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, I know him since I guess 2016 and 17 and whatever I am doing nowadays when it comes to sales, when it comes to communication, तो मैंने उन जनाब से बहुत सीखा है सेल्स में, कम्युनिकेशन में एंड बिजनेस डेवलपमेंट में. ही इज़ अ पर्सन एंड ही एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच एंड नाउ माशाल्लाह द पर्सन and the companies that he own, they are like multi-million-dollar companies. And honestly, this podcast is actually going to be a bang for the bucks for all those people who are looking for opportunities, who are looking to learn from those people जो कि एक role model हो सकते हैं. So I'll go ahead and present Mohammad Nabil Shamim. Sir, thank you so much for being here. Thank you so much for having me. I really appreciate you guys and thank you for the nice introduction. अच्छा नबील भाई, क्या चल रहा है आजकल? मतलब यार आजकल बस बिजनेस चल रहा है, काम चल रहा है वही। मतलब कोई मतलब सही है, बिजनेसेस होने चाहिए, काम होना चाहिए, काम करना भी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह पाक काम दे गम ना दे, तो ये वाली सीन होती है कि काम रुकना नहीं चाहिए। लेकिन एक बंदा होता है यार, पर्सनल लाइफ होती है, अपनी ज़िंदगी की चीज़ों की, तो कोई रूटीन है या बस काम ही काम चल रहा है या कोई टाइम मिल रहा है? नहीं यार, ऑब्वियसली देखो, आप सिर्फ काम करो तो फिर उसमें तो फिर बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है। एंड काम ज़रूरी है लेकिन उसके साथ साथ एंजॉय करना भी ज़रूरी है, तो वो पर्सनल लाइफ तो साथ के साथ चलती रहती है। ऑब्वियसली हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं और जो भी हमारे जो है ना बिजनेसेस हैं, वो भी हम जो है ना डिस्कशन करेंगे उस बारे में। लेकिन
उसमें यही है कि वीकेंड पे आपको होना, और फिर इवन आपका जो सेकंड होम, आपका जो काम होता है उसके अंदर भी उस तरीके का कल्चर, उस तरीके का एनवायरनमेंट जो है वो बनाना कि आपको ये फील ना हो कि यार यू जस्ट कमिंग इन, यू आर वर्किंग एंड देन देयर इज नथिंग एल्स दैट यू आर डूइंग. सो यू नीड टू क्रिएट दैट कल्चर एंड ऑफ कोर्स उसके बाद फिर वो टाइम, तो वो चीज़ें साथ में चलती रहती हैं. अच्छा, 9 से 7 वाली जो एक फिलॉसफी है, 9 से 5 वाली जो फिलॉसफी है, वो मतलब बिजनेसमैन के लिए मतलब सूट करती है, मतलब जैसे आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो? Yeah, to be honest with you, as an entrepreneur, you're There's no working 9 to 5, 24/7. yes. You're working 24/7. But how do you manage, matlab, for being an entrepreneur like you, and you have, you know, multiple companies, especially 2 companies, so how do you manage your life apart from your business? यार इट्स डिफिकल्ट बिकॉज एक तो हमारा स्केड्यूल भी इस तरीके का होता है, बिकॉज वी आर क्लाइंटेल इज इन द यूएस मार्केट, सो वी सर्व इन द यूएस मार्केट, तो इट गेट्स डिफिकल्ट, बट मैनेज करना पड़ता है. और अब तो खैर आदत सी हो गई है पिछले 10 साल से इसी इंडस्ट्री में, और यही जो है ना काम कर रहे हैं. तो ये है कि ऑपरेट इसी तरीके से करते हैं कि जो टाइम दिन में मिलता है, आप जो है ना, हमारी इंडस्ट्री में जो लोग हैं नॉर्मली उनका यही रूटीन होता है कि 4-5 बजे वो शाम में उठते हैं और सुबह उनका सोना होता है, क्योंकि यूएस मार्केट है. या एग्जैक्टली. Okay, so Nabil bhai, we'll talk about your journey. From where did you start? Because I know you started from a very humble background, and now, mashallah, you are a founder and CEO of 2 different companies, DigiRep and Prodigy Solutions. When it comes to DigiRep, we all know that it's like a multi-millionaire dollar company. So एक बहुत बड़ी जर्नी होगी, एक बहुत बड़ी हसल होगी. सो थोड़ा सा बताएं, फ्रॉम वेयर डिड यू स्टार्ट, व्हाट वाज योर बैकग्राउंड? आई गेस योर बैकग्राउंड वाज इन द सेम एरिया, मलीर से ही आप स्टार्ट हुए. मुझे इसी बात पे मलीर वापस आके कैसा लगा आपको? अच्छा, मलीर में ही बैठे हुए यार. हाँ, मलीर वापसी आके तो वैसे ही लगता है जैसे पहले लगता था, बट आई थिंक दैट द पर्सन शुड नॉट फॉरगेट हिज रूट्स. एग्जैक्टली. अब मैं पाकिस्तान में तो खैर मलीर कैंट में रहता हूँ, और मलीर कैंट एंड मलीर इज अ डिफरेंट, यू नो, डे एंड नाइट डिफरेंस. तो मलीर के हालात और भी ज़्यादा बुरे हैं. जैसे मैं Sorry to cut you, currently you're residing in Malir Kent? या इन अस्करी 5 मलीर कैंट, या एग्जैक्टली. तो लेकिन ये है कि ज़ाहिर अफसोस होता है कराची का ओवरऑल ही यार हालात इस वक्त जो है ना काफ़ी ख़राब चल रहे हैं. तो हाँ, मतलब मैं यही कहूँगा, बट हाँ, वन शुड नॉट फॉरगेट हिज रूट्स. और वहाँ पे फिर हमारी जो है ना ब्रिंगिंग हुई, एक छोटा सा घर, और वहीं से जो है ना शुरुआत. अच्छा, माइंडसेट कैसे डेवलप हुआ? क्योंकि ऑब्वियसली ये मलीर, ऐसा नहीं है कि मलीर से बड़े टैलेंट भी निकले हैं. अगर टैलेंट की बात की जाए तो राशिद लतीफ़ वन ऑफ द गाय, वो भी मलीर से ही आए हैं, और भी क्रिकेटर हैं हमारे जो पाकिस्तान को भी नेशनल. मलीर में आप जब थे, जब आपका बचपन गुजरा, तो वो माइंडसेट कैसे डेवलप हुआ? ऑब्वियसली मैंने दानिल शेख के पॉडकास्ट में आपकी वो सारी जर्नी पूछी है, लेकिन वो माइंडसेट जो है ना, वो स्पार्क कहाँ से आया दैट आई हैव टू डू समथिंग? यार आई थिंक कि इसमें बहुत सारा पार्ट जो है वो आपकी फैमिली का भी होता है, और फिर आपका अपना भी होता है. अब जैसे तुमने क्रिकेटर वगैरह की एग्जांपल दी. अब क्रिकेट तो ऐसी चीज़ है ना कि वो खेल रहे होते हैं, और वो टैलेंट कहीं से भी आ सकता है, गांव से भी उठ के आ सकता है. बट एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर, एक इंटेलेक्चुअल माइंडसेट, और जो माइंडसेट की तुम बात कर रहे हो, वो तो बिल्ड होता है. वो जो है ऐसे एरिया में आना, ये थोड़ा मुश्किल होता है. वो इस तरीके से आया. आई वुड से कि इसमें बहुत सारा जो है ना क्रेडिट मेरे फादर को जाता है, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे. पिछले साल ही उनका जो है ना वो इंतकाल हुआ है, लेकिन ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पीपल आई हैव एवर सीन. लक ने, या आप कह लो टाइम ने उस वक्त उनका इतना साथ नहीं दिया, वरना वो शायद मेरे जितने ही सक्सेसफुल होते. मगर वो जिन हालात से आए, जहाँ से आए, उन्होंने जितना कर लिया, लेकिन उनके अंदर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा थी वो था इंटेलेक्ट. तो जेनेटिकली वो इंटेलेक्ट तो ट्रांसफ़र वैसा ही हो गया. ठीक है. उसके बाद फिर जब मैं अपना, ज़ाहिर है एकेडमिक्स में, आई ऑलवेज यूज्ड टू बी like the first, second or third rank student in my classes. उसके बाद फिर मैंने अपना पूरा NCR कॉलेज किया. वहाँ पे थ्रू आउट मैं स्कॉलरशिप्स पे था. फिर यूनिवर्सिटी में आया, वहाँ पे मैं थ्रू आउट स्कॉलरशिप्स पे था. तो एक वो क्या कह सकते हैं कि इंटेलेक्ट और ज़हीन तो पहले से था.
तो यहीं से माइंडसेट भी बिल्डअप अच्छा, हो गया। आपको पता है एनसीआर से मेरी भी मतलब कॉलेज हुआ और इकरा यूनिवर्सिटी से मैंने भी ग्रेजुएशन करी है। अच्छा, आपकी भी सेम है। अच्छा, to sum this up, it's not necessary for you to be born in a privileged family in order to have this successful business. You can start and you can do from anywhere until and unless you have the drive. Absolutely, क्योंकि yes. your example, because I know कोई फैमिली इस तरह का बैकग्राउंड नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था, कुछ इस तरह नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग बिजनेस खानदान में पैदा होते हैं वो वही बातें सुनते हैं, फिर वो आके वो करते हैं. सिंस you don't have that background and you obviously when it comes to education as well, हमारा यहाँ पे होता है भाई यहाँ भेजो वहाँ भेजो, यहाँ से भेजोगे बंदा ये सीखेगा वो सीखेगा. So you have the example, it doesn't matter. एग्जैक्टली और मैं तुम्हें हमारे एक मज़े की बात बताऊं, बहुत से तो कुछ ऐसे भी स्टोरीज होती हैं ना कि ठीक है सक्सेस है, हम्बल बैकग्राउंड से आए, और मेरे तो यार दूर दूर के रिश्तेदारों में भी कोई यहाँ तक नहीं पहुँचा जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ. और कुछ होते हैं ना, किसी के मामा ने हेल्प कर दी, किसी के चाचा ने कुछ हेल्प कर दी, किसी का मामा बाहर है, किसी का चाचा बाहर है. भाई मेरा कोई बाहर नहीं था, मेरे दूर दूर तक ख़ानदान में कोई नहीं था जो कि इस तरीके की कोई सपोर्ट कर सकता था. अगेन वही वाली बात कि सिर्फ मेरे वालिद साहब की तरफ से अनलिमिटेड एक तो सपोर्ट और वो सब तो आया कि उन्होंने बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन जो है ना हमें मुयस्सर करवाई लिमिटेड इनकम के अंदर. तो एक वो बहुत बड़ा पार्ट, और उनका अपना जो इंटेलेक्ट था वो जो जेनेटिकली ट्रांसफ़र हुआ वो चीज़. वरना मेरे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन सब चीज़ों से निकल के जब ये सक्सेस अचीव करी सारी, तो अभी ख़ानदान में दूर दूर तक भी विदाउट साउंडिंग कॉकी और एनीथिंग, बट द रियलिटी इज़ दैट कि ख़ानदान में दूर दूर तक कोई ना था और ना अभी है जो मुझे हेल्प करता. तो टू आंसर योर क्वेश्चन, बिल्कुल पॉसिबल है, बट इतना इजी भी नहीं है. उसके पीछे फिर वो सारी मेहनतें होती हैं, वो सारी लगन, वो सारी हसल होती है जो कि आपको करनी पड़ती है. तो या कोई एक चीज़, सॉरी टू कट यू एसन, कोई एक चीज़ बताएं इन वन वर्ड. Was it your persistence, consistency, drive, hunger? ऐसा क्या था जो यहाँ तक लेके आया? या स्किल थी या नेचुरल टैलेंट था. फॉर एग्जाम्पल सम पीपल आर एक्चुअली बॉर्न विद ब्लेस्ड वॉइस, ब्लेस्ड कम्युनिकेशन, या वो ड्राइव थी, वो हंगर था. क्या मतलब एक चीज़ कोई अगर एक आप सम इट अप. एक चीज़ तो यार मुश्किल हो जाएगी, लेकिन लेट मी जस्ट ट्राई टू आई थिंक जैसे तुमने कहा कि अगर मैं सम अप करूँ सारी चीज़ों को तो हंगर गाऊंगा मैं, फिर सम अप करना है. वरना फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जिसके अंदर जाहिर सी बात है हसल है और टैलेंट है, नेचुरली टैलेंटेड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बनाया है. विच आई थिंक मतलब आई गेट दिस प्रेज फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड के यार बेहतरीन स्टूडेंट है क्लास का, बेहतरीन बच्चा है. तो इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल है. तो टैलेंट था, अंदर था. बस वो कहते हैं ना कि कुंदन जो क्या कहते हैं उसको, एग्जाम्पल मतलब वो जर्म था, बस उसको बाहर लेके आना था. तो वो हंगर थी, तो वो बन गया. अच्छा, मुझे ये भी लगता है कि ना पेरेंट्स की सपोर्ट जब मिलती है ना आपको, तो आप वैसे डबल आप काम करने लगते हो, क्योंकि आपको उनको प्रूफ भी करना होता है. और सेकंड, अगर आप लॉस भी कर लेते हो या रिस्क लेने की आपकी पावर डबल हो जाती है. अगर पेरेंट की सपोर्ट नहीं हो और अगर आप फिर भी अपने पैशन को परस्यू करना चाह रहे हो ना, तो रिस्क फिर आप नहीं लेते. आप बोलते हो अगर रिस्क ले लिया और मैं डूब गया तो मेरे माँ बाप ने जो डंडा लेके मेरे ऊपर शुरू हो जाना है. तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स की मॉरल सपोर्ट ना आपको कहीं ना कहीं कामयाबी का रास्ता, क्योंकि वो आपको पता है ना, अगर मुझसे गलती भी होगी तो मेरे माँ बाप हैं जो मुझे संभाल लेंगे, मुझे कर लेंगे. क्योंकि स्टार्टिंग में आपको आपके पेरेंट्स ही सपोर्ट करते हैं, फिर बाद में वाइफ और फैमिली और फिर दीगर दोस्त वगैरह फिर आपके साथ जुड़ते हैं. तो ये मुझे ऐसा फील होता है आई थिंक. अच्छा नबील भाई, आजकल तो माशाल्लाह आपके जो पे चेक्स होंगे वो तो करोड़ों में होंगे. बात करते हैं पहले पे चेक की. लाइफ में जो आपका पहला पे चेक था वो कितने का था और क्या काम था? 2000 रुपये का. 2000 रुपये का. किस साल में? That was, I think, I quite honestly don't even remember, but I think I was in college, so perhaps 2011. क्या था वो, किस चीज़ के पे था? उस टाइम के 2000 रुपये 20,000 रुपये हैं. मैं पहले बताऊँ, मैं ऑडियंस के लिए I did not even work there for a whole month, I think, or maybe for a month. I quite don't remember that, but that was just a receptionist at I think computer education center, something like that. मुझे सही से याद भी नहीं, लेकिन अगर प्रॉपर जॉब कहोगे, पहली प्रॉपर जॉब दैट वाज इन एन इंटरनेशनल कॉल सेंटर, एंड दैट वाज 15,000 रुपीज़.
जिसको मैं कहता हूँ, बट तुमने पहले पेचेक का पूछा तो वो 2000 ही था। ओके अच्छा, बैक जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी स्टोरी होती है कि बैक बेंचर होते हैं, कॉलेज नहीं किया होता, यूनिवर्सिटी नहीं किया होता, good मतलब point. लाइक पीछे बैठते, तफरी करते हैं और उनके अंदर वो स्पार्क आ जाता है, लोगों को दिख जाता है। तो क्या मतलब उसी टाइप की थे? नहीं ये तो फ्रंट बेंचर यार मैं कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कह सकते हैं। तुमने कुछ इस तरीके के स्टूडेंट्स या ऐसे दोस्त अपनी लाइफ में देखे हैं तुम लोगों ने कि जो होते तो फंटरगिरी में भी हैं मगर इंटेलेक्ट होता है, लेकिन इंटेलेक्ट होता है और वो cheating कहते में हैं यार मैंने अपने नहीं back पढ़ा, bencher मैंने को नहीं पढ़ा, और फिर उनके जो ना होता है, नंबर मार्क्स आ जाते हैं। बस मैं उन्हीं में से था। आप उनमें से भी होंगे जो पिकअप पावर है ना, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी दी है कि कोई भी चीज़ देख के ना वो ऐसी दिमाग में जो है ना वो फिक्स हो जाती है कि बस स्कोर्स भी आ जाते हैं और वो फिट हो जाते हैं। यू कैन से कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रीट स्मार्टनेस, वो जो एक सड़क का जो बच्चा होता है ना, वो उसको पता होता है कि मुझे अभी कौन चूना लगा सकता है, कौन चूना नहीं लगा सकता, और यहाँ पे दूसरी जगह पे वो सारा वो जो पढ़ी लिखी चीजें होती हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन। Yep, exactly, क्योंकि पता है हमारी जो मेरी एज है, आई एम एक्चुअली बोर्न इन, let's not talk about that, 1996 तो 1995 we're millennials, right? हाँ, तो हम जो हैं millennials, yes, तो not Gen Z। तो मेरा बचपन जो है वो तो सड़कों पे गुजरा है। अब मेरे जो सबसे छोटा भाई है, he is Gen Z, तो वो सड़कों पे गए नहीं, मतलब he do knows about all the solar system and all that किताबी चीज़ है, बट जब वो सड़क पे जाता है ना, जब वो दुकानों पे जाता है, he is not able to do it। मतलब they don't, आजकल के उसमें ना they don't have that street smartness, that cunningness that we have। Absolutely, I think ये मिलेनियल्स के बाद ये चीज़ ख़त्म हो गई, क्योंकि हम लोग मिलेनियल्स वो जनरेशन है कि जिसने सब कुछ देख लिया। मतलब हमने VCR से लेके वीडियो के सेट से लेके फिर हमने जो है ना आईफोन के ऊपर जो है ना मूवीज़, और फिर उसके बीच में भी हमने DVD प्लेयर्स भी देखे, फिर उसके बाद हमने जो है वो MP4 प्लेयर्स भी देखे, और फिर तो आई थिंक कि मिलेनियल्स एक वो जनरेशन है जिसने, इसीलिए आई थिंक कि सबसे ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्टनेस भी मिलेनियल्स में होते हैं। और अगेन वी कैन एग्री टू डिसएग्री, मगर मैं ये समझता हूँ कि अभी तक की जो पिछले 150-200 सालों में जो बेस्ट जनरेशन आई हुई है वो मिलेनियल्स की, नॉट बिकॉज आई एम फ्रॉम मिलेनियल्स बट बिकॉज सर्कमस्टेंसेस। उसकी वजह ये भी है ना कि हमें ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी दोनों के बीच में, तो हमें हमारे पास दोनों फैसिलिटीज हैं। अच्छा, तो नबील भाई, सिंस वी नो DG Reps, Prodigy Solution, both are माशाल्लाह successful ventures, and उसकी जो मिसाल है वो हमारे पास Forbes में आ चुकी है। तो these are your successful ventures. Throughout your journey, how many businesses have you started? How many businesses have you failed? तो क्या सिर्फ एक स्टेप लिया इन बिजनेस में वो फौरन सक्सेसफुल हो गया, या इसमें बहुत ज़्यादा फेलिंग भी थी एक स्टार्टिंग में? अच्छा, फेलियर्स तो डेफिनेटली पार्ट होते हैं किसी भी एंटरप्रेन्योर की जर्नी का। अगर वो पार्ट नहीं है तो फिर आप सही से एंटरप्रेन्योर बनते भी नहीं हो। लेकिन हाँ, आई वाज फॉर्चुनेट इनफ दैट कि मेरे फेलियर्स कम थे बट कम थे। और अगेन वही वाली बात कि फेलियर्स तो यार होते हैं, उनसे अगर आपने सीख लिया तो फिर आप जल्दी जो है ना रिकवर करते हो और आगे आप उन मिस्टेक्स को दोहराए बगैर ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल होने की कोशिश करते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर हो। वही आपने दूसरी आई थिंक इसके ऊपर वीडियोस भी देखी होंगी कि व्हाट मेक्स यू अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर, taking good decisions. How do you make good decisions? Through experience. Through experience. And how does the experience come? By taking the failures and bad decisions. And bad decisions. So that's the whole thing. अगर आप bad decision से learn कर लो. So cutting long story short, तो failures बिल्कुल हुए। मैंने कितने बिजनेसेस स्टार्ट किए यार, एग्जैक्ट नंबर तो फिर वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह तो मतलब सक्सेस जो है DG Reps की वो ऐसी नहीं मिली है। About 10 बिजनेसेस मैंने स्टार्ट किए होंगे या उनमें इन्वेस्ट किया होगा। अब मैं इन्वेस्ट भी करता हूँ बहुत सारे बिजनेसेस में एज अ स्लीपिंग पार्टनर और जस्ट एज एन इन्वेस्टर एंड एक्विटी पार्टनर। कुछ मैंने खुद से स्टार्ट किए वो तकरीबन 8-10 के करीब होंगे। और उसमें से फिर ये है कि प्रोडिजी सॉल्यूशंस स्टार्ट जब मैंने की 2016 में, विच इज़ माई पाकिस्तानी फुल सर्विस IT कंपनी। तो वो जो है उसके बाद से फिर मैंने जो ना टेक्नोलॉजी साइड पे ज़्यादा बिजनेसेस किए, उसके बाद भी और वेंचर स्टार्ट किए बाय द वे। जैसे कि एक और मैंने कंपनी स्टार्ट की थी विद इन द सेम IT स्पेस जो कि इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। तो अगेन सेम थिंग। फिर उसके बाद 2023 में DG Reps जो कि मेरी US कंपनी है, वी हैव एन ऑफिस इन न्यूयॉर्क एंड इट्स US बेस्ड कंपनी। तो हैं तकरीबन 8 से 10 वेंचर स्टार्ट किए और बीच में फेलियर्स भी आया, उन फेलियर्स से लर्न किया
और फिर मेक श्योर किया कि यार उनको रिपीट ना किया जाए। और उसी की वजह से फिर जो डिजीरैप्स 2023 में स्टार्ट किया, उसने 1.5 साल में जो $1 मिलियन का माइलस्टोन टच किया विद इन द 1.5 years ऑफ इट्स इंसेप्शन, उसकी वजह यही थी कि पीछे सारा जो बैड डिसीजंस, लर्निंग, एक्सपीरियंसेस जो चले आ रहे थे प्रोडिजी सॉल्यूशंस के भी और बाकी बिजनेसेस के भी, मेक श्योर किया कि वो यहाँ रिपीट ना हो और फिर इसको जो है ना सक्सेसफुल बना। अच्छा, if you don't mind me asking, since a lot of people will be watching this, so can you tell me a little brief about your business, DigiReps? क्या करती है exactly DigiReps? क्या उसका विजन है and किस तरह आप उसको चलाते हैं? तो डिजीरैप्स बेसिकली तो स्टाफ ऑगमेंटेशन कंपनी है इन टेक्निकल टर्म्स, सही है। बट आई कॉल इट अ रिमोट वर्कफोर्स इकोसिस्टम या रिमोट टैलेंट इकोसिस्टम। Okay. अब रिमोट टैलेंट इकोसिस्टम क्या है, जैसे कि अब यूएस के अंदर या इवन पाकिस्तान के अंदर भी आपने देखा होगा स्टाफिंग एजेंसीज होती हैं, Yep. बट वो क्या करती हैं, दे recruit for different companies, they place those people in those companies and then they take maybe 1 month's worth of salary in Pakistan. US में बात करें तो वो 15 to 20% of the annual salary charge करती हैं, but the whole idea is that they place and then they're out of the picture. उन्होंने आपको hire करके place कर दिया किसी भी company में and then they're out of the picture. But बस पेचेक्स आ रहे होते हैं। नहीं, पे चेक्स भी नहीं आ रहे होते, देर आउट ऑफ द पिक्चर, बट आपको बस आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक सेल्स डेवलपमेंट रैप हायर करना है, तो आपने स्टाफिंग एजेंसी से कांटेक्ट किया, उन्होंने आपने कहा कि यार मुझे सेल्स डेवलपमेंट रैप चाहिए अपनी कंपनी के लिए और मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं रिक्रूट करूं, तो वो कंपनी रिक्रूट करके आपको देगी, आपने फाइनल इंटरव्यू कर लिया, आपने हायर कर लिया, जब वो हायर हो गया अब आप का काम है, वो कंपनी आउट हो गई, उसने अपना 1 महीने का पेमेंट लेके साइड पे हो गई, दैट इज देयर मॉडल, ठीक है। बट यहाँ पे क्या डिफरेंस है, वी प्रोवाइड कंप्लीट मैनेज सर्विसेज, हम प्लेसमेंट भी करते हैं, द क्लाइंट पेज अस, वी पे द रेप्स एंड वी टेक केयर ऑफ द रेप्स। रैप्स या आप टैलेंट कर लो फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, हम तो रैप्स कहते हैं अपने ज़ाहिर है इकोसिस्टम के अंदर उसको, लेकिन कैंडिडेट जो है उसकी फिर कंप्लीट मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, ऑनगोइंग मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। अब हमारे डिजीरैप्स में हमारे पास 2 स्टेक होल्डर्स होते हैं, एक हमारे कैंडिडेट्स रैप्स जिनको हम प्लेस करते हैं और दूसरे हमारे क्लाइंट्स जिनसे हम अर्न कर रहे हैं। तो इन दोनों की 100% या आप कह लो क्लोज टू 100% जो है ना ऑनगोइंग मैनेजमेंट भी जब साथ साथ चलती है, तो इसलिए मैं इसको कहता हूँ रिमोट टैलेंट इकोसिस्टम, बिकॉज एन इकोसिस्टम इज व्हाट, जहाँ पे यू आर टेकिंग केयर ऑफ मल्टीपल थिंग्स अंडर वन अम्ब्रेला, तो दैट इज व्हाट वी आर, दैट इज व्हाट डिजीरैप्स इज। और अगेन तो फिर हम सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, जो हमारे यूएस में क्लाइंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका में हमारे जो क्लाइंट्स हैं, इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज, हमारे पास 10 से ऊपर रोल्स हैं इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज। सेल्स की एक कैटेगरी है, सपोर्ट कैटेगरी एंड टेक के अंदर हमारे पास ज़ाहिर है यूएक्स यूआई डिज़ाइनर्स, फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर्स, फुल स्टैक डेवलपर्स, और एआई का जो ना दौर चल रहा है, तो एआई और मशीन लर्निंग के इंजीनियर्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, not only from Pakistan but from global locations. So again, the idea is providing the top tier elite level global talent to US based companies. Acha, that is the clients that you have, and maybe you'll be looking for more clients. Is it solely for the US market? Yeah, currently it's solely for the US market because that's where the most revenue is. It's in US, right? It's in Washington or New York? It's in New York. In New York. On Broadway, yeah. अभी आप 6 महीने वहाँ पे थे, अभी you recently came. About 3 months में वहाँ पे था बिल्कुल, और I just came back. But ये वाला ट्रिप लंबा इसलिए हो गया क्योंकि हम अपनी फैमिली के साथ गए थे for the first time. Before that मैं एक आध दफ़ा जो है वो अकेले जा चुका हूँ। मैं आपकी स्टोरीज देख रहा होता हूँ कंटिन्यूसली, आपके US के लग रहे होते हैं चक्कर, और लास्ट टाइम जो था I don't know was I guess that was in 2024 25 I cannot recall, जो आपने 3 महीने का बताया। तो 3 महीने में समझ लो जितना हमने पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान नहीं घूमा होगा ना, नबील भाई ने 3 महीने में पूरा US घूम लिया, कभी मिशिगन, कभी वॉशिंगटन, कभी फ्लोरिडा, कभी कहाँ। मैंने कहा नबील भाई बस कर दो। So how was the experience? लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस से पहले मुझे ये बताएं कि तो आप US क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते जब सारी चीज़ें पाकिस्तान LC300 माशाल्लाह बोला। अभी उस पे आएंगे टटोलेंगे अभी सारी चीज़ें, ऑडियंस बैठी है उनको ये भी देखना है कि यार माशाल्लाह चीज़ है ये, हमें भी ऐसा बनना है, वो सब चीज़ों पे आएंगे। पहले ये बताएं, हाँ, since you have all the setup, the clients are over there, since DigiRep is a US based company and you are the founder and CEO of that company,
you keep on shifting from US to Pakistan, कभी उधर. So why don't you permanently shift to US? यार ये बहुत ही अच्छा सवाल किया है, और इसका जवाब ये है कि यार देखो, पाकिस्तान में अगर रहते हुए मेरा काम हो रहा है, ठीक है, तो मैं अभी तक मुझे ज़रूरत पेश नहीं है कि मैं यूएस जो है ना मूव हूँ. या सिंपल सी बात है ऑडियंस के लिए, डॉलर में कमा रहा है, पाप रुपए में खर्च कर रहा है. बस ये इसी में तुमने सारे जवाब. मतलब द पॉइंट इज, देखो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं. देखो, द थिंग इज दैट आई हैव बीन टू द यूएस क्वाइट अ फ्यू टाइम्स एंड आई हैव लिव्ड लिटरली लाइक, मैं मूव भी जो अभी फैमिली के साथ जो अभी मेरा ट्रिप लगा था जिसमें मैंने सारा यूएस घूमा, दैट यू जस्ट सेड, मैं 4 स्टेट्स डिफरेंट घूमा था. एंड उसके अंदर मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगेन बहुत से स्टेट्स में बहुत अच्छी ज़बरदस्त लाइफ है, एनवायरनमेंट वाइज, एजुकेशन वाइज, एवरीथिंग एल्स. बट अगेन इफ़ यू हैव द मनी इन पाकिस्तान, देन आई थिंक मैंने अभी ये जो प्रीवियस FBR के जो चेयरमैन थे शब्बर जैदी, इनका भी मैंने अभी बहुत अच्छा एक इंटरव्यू देखा, एंड ही सेड क्वाइट द एग्जैक्ट सेम थिंग दैट आई ऑल्सो फील कि आप बेवकूफ़ हो अगर आपके पास पैसा है और आप US या कहीं और शिफ्ट हो. बिकॉज अग्री, क्योंकि आपने वहाँ पे भले आपके पास कितना भी पैसा हो, बहुत सारी चीज़ें आपने खुद करनी है, ठीक है, and you're not going to be able to enjoy your money as much as you can be do able to here. here. ठीक है, You have all the freedom here. बिल्कुल एग्जैक्टली. इतना फ्रीडम है, जब आप शारे फैसल पे LC 300 लेके चलेंगे, डिपर मारते रहेंगे, तो गाड़ियां तो खुद ही हटेंगी. वहाँ थोड़ी ऐसा होगा. ऐसा ही है ना भाई. तो वही बात है, if you have the money in Pakistan, you have all the freedom. This is the best place to live. मगर ऐसा करना नहीं चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह यार हम तो ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं. आप नहीं करते होंगे, बस गाड़ी देख के लोग खुद ही साइड पे हो जाते होंगे. कल्चर के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ. गाड़ियाँ पसंद हैं, और पता है एक ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के अंदर. देखो आजकल नॉट जस्ट मी बट और भी बहुत से ऐसे लेजिटिमेट जो है ना मिलियनर्स अब सामने आ रहे हैं, बन रहे हैं, विच इज़ गुड फॉर पाकिस्तान ऑफ कोर्स. मगर क्या है कि हर एक को एक लकड़ी से ना हाँकना नहीं चाहिए, जो कि हमारी आवाम करती है. हम जस्ट, क्योंकि ये बात हो रही है तो मैंने कहा ये भी बात कर दूँ साथ में, कि कभी कभी ना ऐसी निगाहें आती हैं LC 300 में बैठे हुए कि यार जैसे कि मैं कोई VIP कल्चर जो है ना वो प्रमोट कर रहा हूँ. भाई मैं बैठा हुआ हूँ यार, मुझे गाड़ी पसंद है, मैं बैठा हुआ हूँ, मैंने ख़रीदी है, अपने पैसे से ख़रीदी है, तू मुझे क्यों आंखें दिखाते हुए जा रहा है, ठीक है. तो खैर कुछ लोग होते हैं ऐसे, वैसे ज़्यादातर लोग तो उल्टे वे में लेते हैं इसको, डरते हैं. असल में वही ना, अब वही वाली बात है कि कॉन्सेप्ट जो है ना वो उसी तरीके से बन गया. बट मैं खुद एक VIP कल्चर के खिलाफ हूँ, लेकिन हाँ पाकिस्तान में इसके पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलते हैं, इससे तो कोई डिनाई नहीं है यार. अच्छा नबील भाई, हमने क्लाइंट्स की तो बात कर ली, लेट्स टॉक अबाउट द टैलेंट जो कि DG Reps का है. तो जो आपके पास टैलेंट है, हाउ मेनी पीपल दैट यू हैव वर्किंग इन योर कंपनी, एंड वो जिस तरह आपने बताया वो अराउंड द ग्लोब है, तो कुछ कैन यू टेल कि किस रीजन से हैं सबसे ज़्यादा, पाकिस्तान से कितने हैं, क्या हैं, अगर पाकिस्तान से टैलेंट ज्वाइन करना चाहता है आपकी कंपनी में टू बी अ पार्ट, बिकॉज ऑब्वियसली US कंपनी है तो US का ही एम्प्लॉय कहलाएगा, एंड विल बी अर्निंग इन डॉलर्स एंड विल बी अर्निंग रियली गुड कंपैरेटिवली. तो किस तरह चलता है आपका जो टैलेंट का है, एंड हाउ डू यू एक्चुअली व्हाट स्किल्स डू यू लुक फॉर दोज टैलेंट? तो सबसे इसकी मैं आसान जवाब ये दूंगा कि देखो 10+ रोल्स, स्किल्ड रोल्स हमारे वेबसाइट पे ही जो कैंडिडेट्स हैं वो देख सकते हैं. देयर आर 10+ रोल्स इन ऑल दीज 3 डिफरेंट कैटेगरीज दैट आई जस्ट डिस्क्राइब, ठीक है, जिसमें सेल्स डेवलपमेंट है, लीड रिसर्चर है, कस्टमर सपोर्ट है, Tier 1 लेवल, 2 लेवल टेक्निकल सपोर्ट. उसके बाद फिर टेक का पूरा डिवीजन है. टेक के अंदर UI UX डिज़ाइनर, फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर्स, AI ML इंजीनियर्स, ये सारे रोल्स हमारे जो ना वहाँ पे वेबसाइट पे देख सकते हैं. उसमें अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम ऑल अराउंड द ग्लोब. इट्स नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान. मैं पाकिस्तान से हूँ, ऑब्वियसली पाकिस्तान को हम जो ना प्रेफर करते हैं अगर अच्छा टैलेंट आता है. बट अगेन व्हाट मैटर्स इज़ के उनमें टैलेंट होना चाहिए और टॉप लेवल का टैलेंट होना चाहिए. दे आर गोना मेक गुड मनी विद अस, बट दे नीड टू हैव द बेस्ट टैलेंट ऑफ कोर्स. तो उसका एक थ्रू आउट क्राइटेरिया जो ना हमारा होता है. फिर उसके बाद तुमने आई थिंक एक सवाल किया कि कितने लोग अभी एसोसिएटेड हैं. तो DG Reps के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड वाइड ओवर 100+ एम्प्लॉयज़ आर एसोसिएटेड ऑन पेरोल, ठीक है. एंड पूल की बात करूँ, पूल डिफरेंट है. पूल वो अप्रूव्ड पूल ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम विच आर क्लाइंट्स कैन सिलेक्ट एंड हायर पीपल. दैट हैज़ ओवर 500
people available talent. वो यानी कि काम नहीं कर रहे हमारे साथ, they are the you have them in the pipeline. talent pool. हाँ, talent pool जो कि हमारे जो क्राइटेरिया है, जो कि 3 stages एक प्रोसेस होता है हमारा रिक्रूटमेंट का, उसको पास करके वो हमारे टैलेंट पूल का हिस्सा बन गया. दे आर वेटिंग टू बी हायर्ड बाय एनी यूएस क्लाइंट. Okay, I see. ठीक है, I तो see. ये. अच्छा, एक चीज़ मुझे पूछनी है. और जस्ट वन मोर थिंग, और वो फिर जो है ना रिसाइकिल भी होता रहता है, क्योंकि देखो द थिंग इज के लेट्स फॉर एन एग्जांपल टेक एन एग्जांपल कि तुम एक जो है ना फुल स्टैक डेवलपर हो, तुमने अप्लाई किया डिजीरैप्स में, एंड वी इंट्रोड्यूस यू टू मे बी 2 or 3 डिफरेंट क्लाइंट्स, तुम्हारी प्रोफाइल भेजी, लेकिन उस क्लाइंट ने किसी और को हायर कर लिया. 2 क्लाइंट को भेजी थी, उसने तुम्हें नहीं सिलेक्ट किया, किसी और को कर लिया. अब जाहिर है तुम भी बैठे तो नहीं रहोगे ना, तुम भी कहीं ना कहीं और अपना हाथ पैर चला रहे हो, तुम कहीं जॉब करोगे, तुम चले गए तो तुम हमारे पूल से जो है वो अवेलेबल अब नहीं हो या नहीं हो, वो हम चेक करते रहते हैं. अब अगर नहीं हो, हमने चेक किया दोबारा, दो बंदों पे, 2 क्लाइंट्स पे तुम हायर नहीं हुए थे, हमने 3 वीक बाद हमने तुमसे चेक किया, हमाद आर यू अवेलेबल, तो यू सेड नो, आई जस्ट जॉइंड अनदर कंपनी. तो व्हाट वी आर गोना डू, तो इस तरह वो पूल रिसाइकिल होता है. द पॉइंट इज के इवन इफ अगर किसी एक क्लाइंट ने आपको सिलेक्ट नहीं कर रहा है, तो दैट डजंट मीन के डोर्स आर क्लोज्ड. सो द डोर्स आर ऑलवेज ओपन बिकॉज़ यू गाइस हैव मल्टीपल क्लाइंट्स एंड यू कीप ऑन पिचिंग द टैलेंट टू दोस क्लाइंट्स. बिल्कुल. जी. हम 4 से 5 दफ़ा जो है वो किसी भी कैंडिडेट को ना इंट्रोड्यूस करते हैं और शो करते हैं क्लाइंट को कि भाई ये बंदा, ये टैलेंट है, ये प्रोफाइल है. 4 से 5 क्लाइंट्स ने भी अगर उस बंदे को सिलेक्ट नहीं किया ना, तो फिर हम कहते हैं कि यार या तो इसका लक का मसला है, क्योंकि हमारे स्टेजेस क्लियर करके आ चुका है. लेकिन अब उसकी बैड लक भी यूँ हो सकती है कि देखो क्लाइंट मांगता है, क्लाइंट ये नहीं कहता कि यार मुझे ये बंदा, एक बंदा दे दो, क्लाइंट चॉइसेस मांगता है. तो हम उनको 4 से 5 बंदे, अगर उसको एक बंदा हायर करना है तो हम उसको 4 से 5 प्रोफाइल्स देंगे. उस 4 से 5 में से अब अनफॉर्चुनेटली फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी प्रोफाइल है वो आई जो है ना 4th 5th रैंक पे रही है, तो क्लाइंट तो टॉप प्रोफाइल्स को ही चूज करेगा ना. समझ रहे हो बात को? तो इस वजह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि 4-5 बार के बाद भी जो ना हायर हुए बगैर ही फिर वो पूल से आउट हो जाते हैं. अच्छा, तो ये एक चीज़ है, मतलब अमूमन मुझे भी फील होता है, ऑब्वियसली मैं भी क्लाइंट्स के साथ डील वगैरह कर रहा हूँ, तो मेरा तो खैर डिफरेंट है, आपका काम डिफरेंट है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन ज़्यादा ज़रूरी होती है या अपनी? क्योंकि अमूमन क्लाइंट बोलता है कि ऐसे कर लो, लेकिन आपको पता है यार वो क्लाइंट जो है ना वो ब्लंडर कर रहा है या कोई वो मतलब गलत स्टेप ले रहा है, अमूमन नहीं आइडिया होता उनको, तभी उन्होंने अगर आपको लेकर आए, तो आपकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा ज़रूरी होती है या आप जो क्लाइंट बोल रहा होता है कर देते हो? यार वेरी गुड क्वेश्चन, आई रियली अप्रिशिएट दैट क्वेश्चन. और 2 चीज़ें हैं इस पर. एक तो ये कि यूएस के अंदर एक बहुत कॉमन टर्म यूज़ होती है, पाकिस्तान में भी अब यूज़ होना शुरू हो गई, दैट कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, एंड मैनी पीपल इवन से दैट कस्टमर इज़ गॉड. ठीक है, बिकॉज यू नीड टू सेटिस्फाई दैम एंड दैट्स हाउ यू कैन. सो आई वुड से लाइक मैं क्या करता हूँ, ये 80-20 का रूल चलाता हूँ यहाँ पे, विच मीन्स के 80% वी ट्राई टू मेक श्योर कि क्लाइंट इज़ सेटिस्फाइड, बिकॉज इफ क्लाइंट इज़ सेटिस्फाइड, अगर वो हैप्पी है तो फिर आप के पैसे खुद ब खुद बनेंगे, बिकॉज देर हैप्पी. ठीक है, बट 20% ये है कि जब कोई क्लाइंट ऐसे आते हैं ट्रिकी, जो कहते हैं कि नहीं ये नहीं वो नहीं, और जो है ना हमें समझ नहीं आ रहा, तो फिर हम थोड़ा सा 20% वाली जगह पे जाते हैं और कहते हैं गाइज या मिस्टर क्लाइंट, मिस क्लाइंट, वट एवर, कि वी आर द एक्सपर्ट्स एट दिस, वी आर अ फोर्ब्स recognized बिजनेस, तो वी नो व्हाट वी आर डूइंग. ठीक है, तो प्लीज if you have trusted us enough to give your business to us, then trust us enough to take some lead as well, and don't just try to dictate everything. You have come here to take the expertise of DigiRaps, तो let us do that. But पहले स्टेप पे हम यही कोशिश करते हैं कि क्लाइंट की सेटिस्फैक्शन रहे, and that is how you win. तो ये फॉर्मूला चलता है बस. अच्छा, तो नबील भाई आपका टैलेंट जो है दैट्स अराउंड द ग्लोब, तो पाकिस्तान में जो टैलेंट है अप्रॉक्सीमेटली अगर किसी को, फॉर एग्जांपल दिस पॉडकास्ट इज़ फॉर दी पाकिस्तानी ऑडियंस, तो अगर किसी को अप्लाई करना हो एंड दे डू मैच द स्किल जो आपकी वेबसाइट पे मेंशन्ड है, सो कैन यू, इफ़ यू डोंट माइंड, कैन यू गिव अ बॉल पार्ट के पे जो सैलरी का जो पे चेक है उसका क्या फिगर है, एंड इज़ दैट टोटली रिमोट इन पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल समवन फ्रॉम कराची स्पेशली, और डू यू हैव एन ऑफिस वेयर द एम्प्लॉय वुड बी कमिंग एंड वर्किंग? अच्छा, हमारा कराची में तो ऑफिस है ही. प्रोडिजी सॉल्यूशंस मेरी जो पुरानी कंपनी है वो भी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेट करती है. तो हमारा डिजीरैप्स का ऑफिस और प्रोडिजी सॉल्यूशंस दोनों का ऑफिस कराची में मौजूद है, नेस्टेप.
ठीक है ना, you may have heard about that facility. तो So you have the office over there. yes, exactly. And top Pakistani companies are over there. It's a great initiative by Pakistani Air Force, of course. तो वहाँ पे हमारा जो है ना, हमने पहले हमारा डिफेंस में था ऑफिस, बट नाउ वी हैव मूव्ड ओवर टू नेस्टेप सिलिकॉन वैली. तो अच्छा, अब जो कराची से हैं दे कैन कम एंड वर्क फ्रॉम देयर, दे कैन अप्लाई. अच्छा, पहला स्टेज तो अप्लाई का ना, तुमने पूछा तो मैं उसको आंसर कर दूं. तो दे कैन जस्ट सिंपली गो टू आवर वेबसाइट विच इज digireps.co, digireps.co. Okay. So it's not .com, it's .co. ठीक है, तो www.digireps.co ये वेबसाइट है. यहाँ जाएंगे, दे कैन जस्ट ब्राउज द वेबसाइट एंड सी के वहाँ पे क्रिएट योर प्रोफाइल का ऑप्शन है. जस्ट लाइक अपवर्क या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अपना प्रोफाइल बनाते हो, तो यू कैन क्रिएट अ प्रोफाइल ओवर देयर, यू कैन पुट अप योर पिक्चर, यू कैन पुट अप योर इंट्रोडक्टरी वीडियो देयर फॉर द क्लाइंट्स. ठीक है, इट्स नॉट लाइक अपवर्क, बट मैं सिर्फ एक UI के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि यूज़र इंटरफेस उनको जो मिलेगा वो इसी तरीके से, एक एग्जाम्पल देने के लिए कि दे कम, दे क्रिएट देयर प्रोफाइल, एंड वंस देयर प्रोफाइल इज क्रिएटेड, that our internal recruitment department gets a notification कि भाई फला बंदे ने प्रोफाइल बनाई है, जो कि डेली जो है ना बहुत सारी आ रही होती हैं. उसमें से फिर वो फिल्टर करके नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ जाते हैं, विच इज़ टू टेक इंटरव्यू, जो मैंने बताया, 3 stages प्रोसेस. वो इंटरव्यूज़ लेके फिर दे बिकम पार्ट ऑफ आवर पूल. Okay. और फिर we start to present them to the US clients. Now the other question you had was about कि कहाँ से, पाकिस्तान से यार हम लोग टेक का टैलेंट, देखो सेल्स के टैलेंट के लिए ना US डिमांड करता है एक्सेंट और टॉप नॉच इंग्लिश, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत मुश्किल हो जाती है. मैं ये नहीं कहूँगा कि है ही नहीं, ऑब्वियसली मैं भी यहीं से हूँ, तुम भी यहीं से हो, एंड यू हैव वर्कड विद मी एज वेल इन द पास्ट. तो तुम्हारी जो है ना इंग्लिश भी बहुत अच्छी है और एक्सेंट वगैरह जो है ना, but it gets very hard to find the right talent here in Pakistan when it comes to the sales. Exactly. तो फोकस जो है ना यहाँ पाकिस्तान से जो हायर करने का फोकस रहता है हमारा, वो टेक का टैलेंट है. जैसे कि हमारे UI UX डिजाइनर्स, और पाकिस्तान में आपको पता है ये टैलेंट है भी बहुत ज़्यादा मौजूद, बहुत है और बहुत अच्छा है, दुनिया भर से बहुत अच्छा है. अब वही वाली बात है ना, देखो मैं वही वाली, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि यार आप जो है ना सेल्स के बंदे पाकिस्तान से हायर नहीं करते. भाई मैं कैसे करूँगा यार, मैं करना भी चाहूँगा तो मेरा क्लाइंट को पसंद नहीं आ रहा, मैच नहीं हो रही है. हाँ, लेकिन टेक का बंदा बेहतरीन, ठीक है ना, उनके जो फुल स्टैक डेवलपर्स होते हैं हमारे, जो कोडिंग्स आती हैं, प्रोग्रामर्स हैं, तो वो टॉप नॉच टैलेंट है हमारे पास. और वो तो आई थिंक कि काफ़ी जगह पे रिकग्नाइज भी जो है ना हम हुए हुए हैं उस चीज़ में कि टॉप, मेरे ख्याल है अगर हम टेक टैलेंट की बात करें तो पाकिस्तान टॉप कंट्रीज़ में आता है. वैसे ही हमारी पॉपुलेशन जो है दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है हम पॉपुलेशन के हिसाब से, तो यहाँ वैसे ही टेक के अंदर जो टैलेंट पिछले 10-15 सालों में आया है, तो बड़ा अच्छा क्वालिटी का टैलेंट है. क्योंकि अगेन फिर उसका भी वो समझे ना, उसमें हमें एक्सेंट और इंग्लिश पे मेहनत नहीं करनी, वो सारा स्किल्स का गेम है, कंप्यूटर पे बैठ के काम करना है, उसमें हम लोग जीते हैं. तो ये है. अच्छा, मेरा सवाल एक और था, वो ये था कि लेट्स सपोज एक फुल स्टैक डेवलपर है, पाइथन, जावा, डिफरेंट लैंग्वेजेस पे वो काम कर सकता है, एंड ही गेट्स अप्रूव्ड बाय द क्लाइंट. तो कोई एक आप बॉल पार्क बता सकते हैं कि क्या सैलरी रेंज होगी? बिकॉज हमारा ये बहुत बड़ा सवाल होता है हमारे यहाँ पे DigiReps उसके यहाँ के टैलेंट के लिए. ठीक है, बिल्कुल. अच्छा, तो 2 चीज़ें, जस्ट एन एस्टिमेट. हाँ बिल्कुल, मैं थोड़ा सा क्लियर करके इसको बता दूँ ना, क्योंकि मैं रैंडम चीज़ बताऊँगा तो फिर वो पकड़ ली जाती है. देखो 2 चीज़ें. पहली चीज़, उसकी सीनियरिटी डिपेंड करेगी. इज़ ही अ जूनियर डेवलपर, इज़ ही अ सीनियर डेवलपर, ठीक है. फिर दूसरी चीज़ मैटर करेगी उसके स्किल सेट्स और रीजन. अब पाकिस्तानी रीजन से जब होता है ना, अब देखो क्लाइंट को तो हम ये बिल्कुल बताते हैं कि बंदा कहाँ से है, ठीक है ना. कुछ चीज़ होती हैं जो कॉस्ट ऑफ लिविंग पे डिपेंड करती है, तो कटिंग, ठीक है ना, ये मैंने इसको समराइज कर दिया पॉइंट को, और रोल के हिसाब से भी. अब अगर हम बात करें फुल स्टैक डेवलपर की, तो पाकिस्तान से जो फुल स्टैक डेवलपर हायर होगा वो मिनिमम $15 पर आवर से लेके, ठीक है, और फिर वो मैक्सिमम यार वो डिपेंड करता है, बट $15 to $25 तक जो है वो अर्न कर सकता है पर आवर. जब सारा हायरिंग प्रोसेस आपकी एंड से हो जाता है, और अगेन इसमें हो सकता है डॉलर्स और इज इट इन PKR व्हेन यू आर हायरिंग समवन एंड यू आर सेलेक्टिंग द सैलरी? It's in dollars. It's in dollars. Yeah. And you get paid in dollars.
we get paid in dollars as well. Yeah. Okay, and $15 to $20 per hour. हाँ, और फिर अगेन वही वाली चीज़ को समराइज करते हुए जो कराची में वो आके काम कर सकता है, लेकिन मैनी पीपल और मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर के जब रिमोटली अवेलेबल है तो मैं रिमोटली कर लूँ. तो दैट्स हाउ दे वर्क डेडिकेटेडली 100% 40 hours फॉर द क्लाइंट्स. एंड या दे आर हायर्ड एट अ US कंपनी. वो US कंपनी कहीं से भी हो सकती है, वो US के सिलिकॉन वैली से हो सकती है, वो न्यूयॉर्क से हो सकती है, वो किसी भी जगह से. अगर $15 पर आवर है एंड वीकली 40 hours है तो कितना बनता है अप्रॉक्सीमेटली है डॉलर्स में? यार आई थिंक वी कैन डू द मैथ एंड चेक कि कितना बनता है. उसको फिर हम जरा PKR में डिवाइड करते हैं. आई थिंक दिस इज वेरी फैसिनेटिंग. $20 मल्टीप्लाई बाय 40, $800. 800 तो अराउंड 160 घंटे का हिसाब होता है US के अंदर, 160 For the- hours 2 for the लाख month. रुपए. तो बट ऑफ कोर्स वी पे वीकली, वी कलेक्ट वीकली फ्रॉम आवर 2 लाख क्लाइंट्स एंड वी रुपए. पे वीकली एज वेल. तो ये तकरीबन अगर $15 पे कोई हायर हुआ है तो यू कैन मेक $2,400 फॉर द मंथ, which is 2400. about 6,70,000 somewhere around there. That's really nice. Yeah. That's very market competitive. हाँ. Very. एंड अगेन फिर ये मैंने वो वाली चीज़ बताई है कि अगेन अब इसको 15 जो है ना डॉलर को पकड़ के कोई बैठ ना जाए. अगेन सीनियरिटी ये seniority पे, experience पे, सब चीज़ों पे. ये सारी चीज़ें सब पे मैटर matter करती हैं. करती उसका हैं. टैलेंट, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं. It might vary from even $3 till $20-25 नहीं, as 3 well. तो नहीं, टेक टैलेंट है ना वो. हाँ, तो वो तो- टेक टैलेंट स्टार्ट ही 10-12 से इससे start हो रहा होता होता है. है. हाँ. बहुत अच्छा है यार. 3 10 तो भी है नहीं, तो यार, 3 जिस तो तरह हमारी सेल्स markets- वालों को भी. हमारे बेचारे मार्केट में यहाँ से लोग निकलते हैं बेचारे 4-4 साल पढ़ के 30-30 20-20 लाख रुपए और 35,000 रुपए की नौकरी. यूनिवर्सिटीज़ की फीस देते हैं और टैलेंट अच्छा होता है. बेचारे क्या कमा रहे होते हैं? 50,000 40,000 स्टार्टिंग में. या एग्जैक्टली. अच्छा, तो ख़वातीन हज़रात, एक चीज़ होती है दैट इज़ जो दिखता है वो बिकता है, मगर हमेशा ऐसा नहीं होता. हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों को देखते हैं, दे आर शोइंग देयर लाइफस्टाइल एंड ऑल दैट स्टफ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज़ नॉट रियल. हाथी के दांत दिखने के कुछ होते हैं और काम के कुछ और होते हैं. लोग वो चूटी होते हैं, अपने आप को हाथी दिखाते हैं. तो इसी चीज़ों को देखते हुए ऑब्वियसली मेरे पास ना टाइम बहुत क्रूशल होता है. मैं सिर्फ वीकेंड्स पे फ्री होता हूँ एंड वीकेंड्स पे मोस्टली आई गिव माई टाइम टू माई फ्रेंड्स. थोड़ा पार्टी कर ली, घूम फिर लिए. तो रिसेंटली काफ़ी टाइम हो गया मेरी नबील भाई से ना मुलाकात नहीं हुई थी. तो मैं रिसेंटली सोशल मीडिया स्क्रॉल अप कर रहा था. तो स्क्रॉल अप करते करते ना एक आर्टिकल मेरे सामने आया फोर्ब्स रिकग्निशन, और फिर नीचे मैंने एक चीज़ देखी, मोहम्मद नबील शमीम और उनकी कंपनी का नाम DG Refs. तो इसकी मिसाल ये है कि जो चीज़ दिखती है ना वो बिकती तो है, मगर उसके पीछे रियलिटी कुछ और होती है. सामने बैठे हुए तो बंदा तो कुछ भी बोल ले, 1000 बातें कर ले कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, पीछे की ग्राउंड रियलिटी क्या है. नाउ द पॉइंट इज द गेस्ट दैट आई हैव टुडे, मोहम्मद नबील, जो सारी वो इतनी बातें कर रहे हैं, ऑब्वियसली यू माइट हैव द क्वेश्चन कि यार क्या ये चीज़ भी रियल है, क्या ये चीज़ रियल नहीं है. तो अगर आप उसकी ग्राउंड रियलिटीज़ पे जाएंगे ना, you will see the result. And the biggest result is recently, I guess it's been a month or two, his company and Mohammed Nabil, he actually appeared in Forbes business. He was recognized by Forbes recognition मिली है, and that's a very big thing. Before the podcast we were discussing, पिछले 10 सालों में सिर्फ 10 पाकिस्तानियों को क्या कहते हैं फोर्ब्स की रिकग्निशन मिली है. एंड अमंग दोज 10 पाकिस्तानीज, वन ऑफ द पाकिस्तानीज इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. तो देयर आर नो गिमिक्स, देयर आर नो होक्स, दिस इज़ ऑल रियल. तो भाई ये जो पॉडकास्ट है ना, तो मुझे नबील भाई से मिलना था, तो मैंने कहा यार ज़्यादा बेटर नहीं है कि हम डिनर पे बैठने की बजाय पॉडकास्ट पे बैठने, जो चीज़ें मैंने आपसे सीखनी है वो आप सारी मेरी ऑडियंस को सिखा दें. तो भाई नबील भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट, नॉट फॉर यू but for Pakistanis, and appearing in Forbes, having Forbes recognition is mashallah a very big thing. Kudos to you. Keep making us proud, keep making our nation proud, and we need more people like you. So मुझे बताएं कैसे for business? यार अल्हम्दुलिल्लाह, thank you so much for all the great sentiments and statements that you just made, and yeah, I'm very proud of it. And just like you said, it's not just my recognition, it's for my nation.
अभी 14 अगस्त आया था, उस पर मैंने एक छोटी सी अपनी इंस्टाग्राम पे रील भी लगाई थी कि देश का ऊंचा नाम करेंगे, ये है सबसे वादा। तो वो करके दिखाया अभी उसी के अगले महीने सितंबर में। आई गॉट माई फोर्ब्स रिकग्निशन, सो आई एम द मेंबर ऑफ द फोर्ब्स बिजनेस काउंसिल। अब फोर्ब्स की जो है वो डिफरेंट रिकग्निशन होती है। आई थिंक फोर्ब्स रिकग्निशन के बाद भी आई थिंक किसी को शक करने की, जो तुम वाली बात कर रहे थे कि इज इट रियल, इज इट फेक और समथिंग लाइक दैट, आई मीन एवरीथिंग इज यू पीपल कैन जस्ट गो अहेड एंड गूगल नबील शमीम एंड दे विल कम टू नो व्हाट आई एम, हु आई एम, और ये होक्स है या रियल है। अच्छा आपको बताऊं, सॉरी टू से दैट, जब मैंने वो फोर्ब्स रिकग्निशन का देखा ना, उसी के 10 मिनट बाद इसको मैसेज गया। अच्छा क्योंकि देखो यार, चीज है ना भाई, मैं क्यों आपके साथ नहीं बैठूं, मैं क्यों आपसे चीजें ना सीखूं। यू नो नेटवर्क इज योर नेटवर्क। एंड देखिए मैं बैठा हूं आपके साथ, तो मुझे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी ना, नॉट जस्ट द ऑडियंस, मी एंड एस एंड वी हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स बिहाइंड द कैमरा, क्या क्या हमने बातें नहीं करी हैं। तो यस कंटिन्यू प्लीज, सॉरी टू कट यू। नहीं, बस यही कह रहा था कि यार देखो, फोर्ब्स रिकग्निशन के बाद और कोई इससे बड़ी रिकग्निशन दुनिया में है नहीं। ऑब्वियसली फोर्ब्स की ही अपनी बिलियनर्स वाली लिस्ट होती है, उसमें तो खैर इंशाल्लाह एक दिन आगे पहुंचेंगे। लेकिन फोर्ब्स की रिकग्निशन अगेन द सेम थिंग दैट यू वर सेइंग कि पिछले 10 सालों में there have only been about 10 or so Pakistanis that have been recognized in the Forbes Business Council. और पूरी दुनिया से, जिसमें 8 अरब की आबादी है, उसमें पिछले 10 सालों में just 3,000 people have been able to make it to the Forbes Business Council. तो it is a big recognition, और इसकी वजह से हमारी कंपनी के रेवेन्यू में बड़ा बूस्ट आ गया है, हमारी लीड्स में, हमारी न्यू क्लाइंटेल में बड़ा बूस्ट आ गया है, विच वी आर सीइंग एवरी डे। तो ऑफ कोर्स इट्स अ यार ग्रेट एंड बिग अचीवमेंट। और ये अचीवमेंट वही वाली बात किसी पाकिस्तानी इदारे या उसकी तरफ से है नहीं, इट्स अ वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज। जिनको फोर्ब्स का मालूम है उन्हें अच्छे से मालूम होगा। बढ़िया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। और इसके जो समरात हैं वो अब हम जो है उसको एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, वाज द प्रोसेस इजी इन ऑर्डर टू बी रिकग्नाइज्ड बाय फोर्ब्स? ऑब्वियसली उन्होंने आपको स्क्रूटनाइज करा होगा, बहुत सारी चीज़ें, इंटरव्यूज़ वगैरह हुए होंगे। तो यार बिल्कुल ऐसे ही है। देखो ऑब्वियसली नॉट एवरीबडी कैन गेट, आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट, नॉट एवरीबडी कैन गेट दिस रिकग्निशन। इसमें ये होता है कि डिजीरैप्स की वजह से मुझे ये मिला है, लेकिन अगेन डिजीरैप्स का फाउंडर एंड सीईओ, उसको कौन रन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली मेरी वजह से मिला है। तो इसको इस तरीके से कह लें। तो इस तरीके से कि मैंने जो हम पहले बात कर रहे थे कि डिजीरैप्स विद इन 1.5 ईयर्स जो $1 मिलियन का माइलस्टोन उसने अचीव किया। और बीइंग अ यूएस बेस्ड कंपनी, जब आप वहाँ पे ना मॉनिटरिंग हो रही होती है, दे नो देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एज वेल, इवन द गवर्नमेंट, एवरीबडी, और ये फोर्ब्स वाले ये अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो उनको पता होता है कौन सी कंपनी कहाँ खड़ी है, कौन सी कंपनी जो है ना वो स्पॉटलाइट में आ रही है, ऊपर चढ़ रही है। तो व्हेन दे सॉ दैट के यार दिस कंपनीज, तो फिर उन्होंने, अच्छा फोर्ब्स बिजनेस काउंसिल इज़ अ इन्विटेशन ओनली मेंबरशिप, ठीक है। और इन्विटेशन ओनली का मतलब यही है कि ज़ाहिर उन्होंने जब रिकग्नाइज किया कि अच्छा दिस कंपनी, तो द फर्स्ट स्टेप दे डू इज़ दे रीच आउट टू यू कि भाई यू हैव क्वालिफाइड टू बी पार्ट ऑफ अ फोर्ब्स रिकग्निशन हियर। तो नेक्स्ट स्टेप यही है कि फिर हम आपके साथ इंटरव्यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बात ख़त्म नहीं हो गई है। अच्छा। सही है ना। उसके बाद फिर उन्होंने, उनकी सिलेक्शन कमेटी होती है पूरी, उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू किया, फिर दूसरा इंटरव्यू किया। अच्छा, वाज इट इधर क्या, वाज इट अ फोनिक इंटरव्यू और इट्स ऑन Zoom, वीडियो इंटरव्यू, या तो उन्होंने देखा अच्छा भाई कौन है, क्या पर्सनल नॉलेज क्या है, इसके अंदर थॉट लीडरशिप भी है कि नहीं है। बिकॉज देखो आफ्टर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द फोर्ब्स बिजनेस काउंसिल, नाउ आई कैन राइट ऑन फोर्ब्स एज वेल, ठीक है। मेरे 2 आर्टिकल्स ऑलरेडी फोर्ब्स पे पब्लिश हो भी चुके हैं, एंड वो हर एक को लिखने का मौका तो नहीं दे सकते। अब थॉट लीडरशिप में भी, अच्छा अगेन इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना ये भी ज़रूरी है कि फोर्ब्स में जो न्यूज़ आर्टिकल आ रहे होते हैं दैट इज़ अ सेपरेट स्टोरी, और वो तो खैर एडिटर्स ही लिखता है। मैं एडिटर तो नहीं हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, एक हिस्ट्री है मेरी। थॉट लीडरशिप, आर यू गाइस फेमिलियर विद थॉट लीडरशिप? थॉट लीडरशिप का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने जो कुछ लर्न किया है, आपके अंदर जो कुछ एक्सपर्टीज़ हैं, जो कुछ थॉट्स हैं आपके, उसकी बेसिस पे आप एक अथॉरिटेटिव फिगर बन जाते हो अपनी इंडस्ट्री में। सो पीपल इन द इंडस्ट्री एंड आउटसाइड द इंडस्ट्री स्टार्ट लिसनिंग टू यू और स्टार्ट फॉलोइंग व्हाट यू आर सेइंग। तो उसका एक ज़रिया फोर्ब्स के आर्टिकल्स होते हैं जो कि दुनिया भर में सब लोग पढ़ते हैं,
और वहाँ पे आपके भाई को लिखने का मौका मिला है, तो वो अब जो है ना टाइम टू टाइम मेरे आर्टिकल्स वहाँ भी आते रहेंगे. तो दे कैन नॉट, द पॉइंट वाज दे कैन नॉट गिव दैट टू जस्ट एनी टॉम डिक एंड हैरी और एनीबॉडी कि यार आओ लिखो चलो हो गया काम. नहीं, तो दैट्स वाई सिलेक्शन प्रोसेसेस और ये सारी चीज़ें इसकी होती हैं. एंड देन वंस दे वर डन विद दैट आई वाज रिकॉग्नाइज्ड एंड माशाल्लाह. अच्छा, एक चीज़ है, मुझे थोड़ा सा आप बताएं. अमूमन लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं तो कहते हैं कि सेल्फ मेड. तो ये सेल्फ मेड वाला फार्मूला मुझे जानना है कि ये होता है वाकई, या लोग जो हैं क्या कहते हैं सपोर्ट होती है कहीं ना कहीं, आपको कोई ना कोई पुश कर देता है, कोई मॉरल सपोर्ट करता है, किसी ना किसी तरीके से कोई सपोर्ट मिलती है, कोई ऐसे लोग, औरत का हाथ होता है पीछे हमारे नसीब से. So what do you think for that? यार इसका मैं बहुत अच्छा जवाब दूंगा, बल्कि आप सब लोग जाकिर खान को जानते हैं जो इंडियन कॉमेडियन. तो जाकिर खान ने बहुत सारी अपनी पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ वगैरह में ये सेम चीज़ कही है, और मैं भी उसी को रिपीट कर दूंगा कि 7 पुश्तों में मुझे चुना गया है और मेहनत करने से जो है वो होता है. मैंने करके देखा है तो आप भी करके देखें, हो जाएगा. तो इसका सिंपल सा वेरी नाइस. क्या बात है. अच्छा, फोर्ब्स की जब हम बात कर रहे थे तो मैंने एक चीज़ बोली थी, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो होते चूटी हैं, दिखाते हाथी हैं. आप जो हैं वो माशाल्लाह हाथी हैं, मगर सोशल मीडिया पे कोई रिकग्निशन नहीं इस टाइप की. भाई इट्स अ बिग डील बीइंग ऑन फोर्ब्स यार, बट इतना ज़्यादा मतलब मार्केट में इंस्टाग्राम पे जो सोशल मीडिया में अब रिनोन लोग हैं, ठीक है, सबको पता है कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं. कहाँ मतलब आप कहाँ हो यार? यानी कि मेरे फॉलोअर्स भी काफ़ी कम हैं. उसका यार देखो रीज़न यही है, मैं इसको इस तरीके से बताऊंगा कि आई थिंक रीज़न भी यही है कि मैं आज यहाँ बैठा हूँ और हाथी हूँ लेकिन चूटी की तरह दिख रहा हूँ. चूटी और हाथी वाला हिसाब नहीं है, उल्टा. उसका रीज़न यही है कि मैंने फोकस फेक दिखाने पे नहीं किया, मैंने फोकस किया रियलिटी पे और बना लिया. अब रिकग्निशन ऑलरेडी स्टार्ट हो रही है. दानियल शेख इनवाइटेड मी एज वेल. नाउ यू गाइज आर डूइंग पॉडकास्ट, मे बी देयर मे बी एनी ऑल्सो. फोर्ब्स रिकग्निशन जो हुई थी उसको काफ़ी मीडिया हाउसेज ने जो है ना, पब्लिकेशंस ने पिकअप किया, ठीक है ना, मैटरटेनमेंट ने उसको कवर किया, और बहुत से जो है ना ऐसे थे जिन्होंने जो है ना उस न्यूज़ को पिकअप किया. स्टार्टअप पाकिस्तान, बिजनेस बाइट्स, so on and so forth. तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया. जब once you made it तो फिर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह भी स्टार्ट हो चुकी है. उस जगह एक तो फोकस नहीं था, फोकस 100% काम पे था, सक्सेस हासिल करने पे था, वो कर लिए. अब वो टाइम आ गया कि नेचुरली अल्लाह ताला ने अल्टीमेटली आपको मिल रहा है, आपको खुद उसमें करना नहीं पड़ रहा. वो वही बात हो गई, you didn't fake it till you make it, you make it and then you are here. Exactly that's it. अच्छा नबील भाई, क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं मज़ीद? अभी खैर यहाँ तो बस हो गया कि हाँ यार अब बस सही है यार, सेटअप अब बताएं आगे क्या है? ऑटोमेशन पे लग गया है सब कुछ, अब घर पे बैठ जाता हूँ. नहीं, हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम तो हासिल कर ली है. ऑटोमेशन पे तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे बिजनेसेस हैं, लेकिन इनको छोड़ना नहीं है. बिकॉज यार देखो, मैं अगेन बिलीव करता हूँ कि जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि बिलियनर लिस्ट में वहाँ पे भी नाम आए, आए ना आए यार अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हम तो अपने हिस्से की मेहनत करें ना. स्काई इज द लिमिट. स्काई इज द लिमिट. आई एम जस्ट 32 राइट नाउ. आई हैव वैसे ज़िंदगी का किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन अल्लाह ताला ने, अगर हम वैसे एवरेज एज वाइज देख लें तो जस्ट 32 एंड आई हैव अ लाइफ अहेड ऑफ मी. माय फैमिली इज देयर. अभी तो आधी जिंदगी हुई है. हाँ, तो इंशाल्लाह यार सबसे पहला जो मेरा एक कोर मिशन इस वक्त लाइफ का है ना, वो डिजिरैप्स को यूनिकॉर्न बनाना है इंशाल्लाह. ठीक है, विच मीन्स $1 billion कंपनी. पाकिस्तान में यूनिकॉर्न आई डोंट थिंक सो कोई है. अगर है तो शायद एक दो है, वो भी अभी रिसेंटली हुई है. लेकिन वी वांट टू बिकम, अब ज़ाहिर है डिजिरैप्स पाकिस्तान बेस्ड कंपनी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान में उसका फाउंडर रूट्स हैं उसकी, और पाकिस्तान में प्रेजेंस भी मेरी प्रोडिजी सॉल्यूशंस के थ्रू है. बिकॉज इन पाकिस्तान वी रन डिजिरैप्स अंडर द ब्रांड ऑफ प्रोडिजी सॉल्यूशंस, फाइल्ड ब्रांड ऑफ प्रोडिजी सॉल्यूशन इन पाकिस्तान, रनिंग लाइक दैट. तो ये है बस. अच्छा, हर किसी के शौक़ होते हैं, हर किसी की ख्वाहिशात होती हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती. इंसान बढ़ता रहता है, ये चीज़ कर ली, अब नेक्स्ट चीज़. तो आपकी मोस्टली पैसा कमाने के अलावा और क्या चीज़ें हैं? यार गाड़ियों का तो आपको बहुत शौक है, तो इसका तो मुझे अंदाजा है. बिल्कुल भाई, यार बिल्कुल गाड़ी का शौक है. और अभी तुमने जो ना कहा भी था वो LC300 तो आई जस्ट बॉट, आई थिंक कोइंसिडेंस कह लो या कुछ भी कह लो, फोर्ब्स रिकग्निशन से लिटरली 2 वीक्स पहले
मैंने LC300 जो है वो ख़रीदी है 2002 मॉडल, बट 0 मीटर है। इंपोर्ट वाली में ये तुम्हें मालूम होगा, जो इंपोर्ट होती हैं तो बहुत सारी 2022 2022 सॉरी Sorry. डिड आई से हाँ, 2002 वो You said 2002, I was like, okay. यार मैं देख रहा हूँ यार 10 करोड़ रुपए की है यार ये तो यार। नहीं मुझे ये लगा कि यार शायद मुझे लग रहा है कि बॉडी चेंज करवा ली, उसमें आप भी होते हैं ना। 2022 brand new 2022 0 मीटर वहाँ से जापान से जो आती हैं, तो इंपोर्ट में आपको पता है यही जो है ना वो होता है। मैंने इंपोर्ट नहीं करवाई, मैंने तो खैर यहीं पे अपना खालिद बिन वलीद रोड से ही एक जो है ना शोरूम से लिए, बट दिस वाज 0 मीटर अबाउट 2000 किलोमीटर चली हुई होती है, उसको मार्केट में 0 मीटर ही कहा जाता है, विच मीन्स के इट हैज़ नॉट बीन यूज्ड बाय एनीबॉडी, आई एम द फर्स्ट ओनर एंड आई एम यूजिंग इट। तो यार गाड़ियों को शौक कैसी तो मुझे वाइब है हमेशा यार? से LC की बताएं वाइब कैसी यार है यार? LC की वाइब ऐसी है कि जैसे मैं इसको इस तरीके से बताता हूँ कि अगर आपने ट्रैवल किया होगा जहाज़ों में, एयरलाइंस में, तो आप कोई जो ना छोटी फ्लाइट ले रहे होते हो तो आप 737 में बैठे होते हो, फिर एक 777 होता है और फिर एक होता है A380। तो मैं समझ लो कि मैं 777 तो मेरे पास पहले था ही, फॉर्च्यूनर लेजेंडर, ठीक है, तो उससे मैंने A380 पे मूव कर लिया। ये ऐसी फीलिंग है क्योंकि लिटरली बैठ के ऐसे ही लग रहा होता है कि आप जहाज़ में बैठे हो। आई मीन द रूम, द लग्जरी एंड द फीलिंग दैट इट मैं हैज। देख रहा होता हूँ आपकी स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पर फेसबुक पे जो यार स्टोरीज होती हैं। इट्स अमेजिंग ऑफ कोर्स। और वो फिर खुशी फील होती है बैठ के कि यार अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ से उठ के अल्लाह ताला ने कहाँ पहुँचा दिया, तो वो एक खुशी भी फील होती है और उसको एंजॉय करते हैं उस लग्जरी को। तो अपार्ट फ्रॉम द वर्क आपका जो थोड़ा सा इंटरेस्ट है, एंड यू कैन से इंटरेस्ट इज इनटू कार्स। लॉन्ग ड्राइव हाईवे पे निकल जाता हूँ, बैरियर टाउन का चक्कर लगा लिया, या और थोड़ा जो है ना लंबा चले गए आगे। पाकिस्तान टूर पे गए कभी? पाकिस्तान टूर पे बिल्कुल गए। LC लेके अभी तक नहीं किया क्योंकि अभी तो LC को लिए हुए अभी मेरा ख्याल है 2 महीने भी पूरे नहीं हुए, बट फॉर्च्यूनर में मैं गया हूँ 2-3 दफ़ा। आपने कौन सी गाड़ियाँ रखी है वैसे? यार मैंने स्टार्ट किया था अगेन, another very inspiring thing for a lot of people that ask me that question. ऑल्टो मेरे पास थी अभी 2018 में, अभी 7 साल पहले ऑल्टो थी मेरे पास ब्लू कलर की। उसके बाद मैंने न्यू मॉडल या नहीं ओल्ड मॉडल 2007 का मॉडल वाला। अच्छा मुझे याद आया। Iconic वो ब्लू वाली जो थी। हाँ, ओके दैट वाज इन 2018 में वो पहली गाड़ी थी मेरी, सही है, जो पर्सनल पैसों से मैंने ली थी। उसके बाद फिर 2021 में व्हेन आई मूव्ड टू मलीर कैंट, ब्लैक सिविक, फ्रॉम मलीर टू मलीर ब्लैक सिविक, तो सिविक ली नहीं, वाइट थी, एंड देन सिविक से फिर मूव किया मैंने जो ना फॉर्च्यूनर लेजेंडर पे 2022 में, एंड 2025 LC300। फॉर्च्यूनर कैसी थी यार? मैंने सुना है बहुत हार्ड है, डब्बा है। नहीं, फॉर्च्यूनर का जो लेजेंडर वाला वेरिएंट इन्होंने निकाला था ना 2022 में, क्वाइट फ्रैंकली मैं तुम्हें बताऊं, मुझे भी फॉर्च्यूनर का शेप, फॉर्च्यूनर एज अ गाड़ी नहीं पसंद थी 2021 तक, मगर 2022 में इन्होंने जो लेजेंडर वाला है, स्पोर्ट्स वाला एक एरोडायनामिक्स के साथ, शेप के साथ जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया ना, वो मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने जाके उसको ट्राई किया और सीट कंफर्ट वगैरह सब अपनी जगह पे था। नॉट एज गुड एज ऑफ कोर्स LC फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट इट वाज अमेजिंग। मैंने मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे जो अपनी लाइफ में, ज़ाहिर है LC से तो किसी को हम कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन फॉर्च्यूनर और सिविक दोनों ही गाड़ी जो है ना मुझे बहुत मतलब उसकी यादें भी हैं, और एक वो हो जाता है ना आपका मतलब गाड़ी, और तो बस वही। अच्छा, एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। इट्स ओके इफ यू डोंट वांट टू आस्क। LC300 व्हाट्स द प्राइस वैल्यू ऑफ दैट? रिटेल क्या होगी इसकी? यार अभी जो है मार्केट में, क्योंकि इंपोर्ट वगैरह के ऊपर ड्यूटीज़ वगैरह थोड़ी रिलैक्स हुई हैं, चीज़ें चल रही हैं, तो अभी आई थिंक कि 7 करोड़ से लेके 10 करोड़ की रेंज में, डिपेंडिंग ऑन द मॉडल, उसकी जो है ना वो चल रही है, मिल जाती है। अच्छा, थोड़ा सा और मतलब समझे आप अपने बंगला लेके घूम रहे हैं। अच्छा, एक इमोशनल, मतलब मेरे घर से ज़्यादा महंगी मेरी गाड़ी है ये। अच्छा, एक इमोशनल क्वेश्चन मेरे जहन में आया, मतलब आप बताइएगा कि जब आपने फॉर्चुनेटली, ऑब्वियसली उस वक्त आपके फादर हयात थे और आपकी मदर बिल्कुल हयात है, अभी भी हयात है माशाल्लाह। तो उनकी पहले तो फादर की बताएं, क्योंकि फादर देख नहीं पाया LC300, क्योंकि एक अच्छा ऐसा लग, अब मेरा बेटा है ना, तो आज मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि मुझे मुझसे बेहतर देखना है, मतलब लाइक मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे भी ज़्यादा बेहतर और सक्सेसफुल हो, ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे हो। तो एक फादर की क्या फीलिंग थी जब आपने उनको पहली बार फॉर्च्यूनर में बिठाया, और मतलब आपको ग्रो होते हुए देखा अपने बेटे को, माशाल्लाह, फ्रॉम
और आपकी यार मदर ने जब मैंने LC अपने- 300 देखी, मैंने ये बात अपने जो है ना रिसेंटली जब LC 300 ली थी, शायद मैंने अपना स्टेटस लगाया था, शायद उसमें भी लिखी थी या पता नहीं लिखी थी, इफ़ आई एम रिकॉलिंग इट करेक्टली, बट मेरे वालिद साहब जो है ना पिछले साल उनका ब्रेन ट्यूमर की वजह से इंतकाल हुआ, बट उन्होंने मेरी सक्सेसेस बहुत सारी देखी, ऐसा नहीं है कि नहीं देखी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी देखी, LC 300 वगैरह नहीं देखी, लेकिन मैंने पिछले साल अपना जो है ना घर लिया था अस्करी फार्म मलिर कैंट में, तो वो उस वक्त अपने जो है ना क्या कहते हैं, उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था, बट वो क्या कहते हैं कम्युनिकेट उस वक्त थोड़ा कर सकते थे, तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी। उनको जब मैंने जाके बताया था कि अब्बू मैंने अपना घर ले लिया है, और वो न्यूज़ वो लेके इस दुनिया से रुखसत हुए। तो उसके अलावा भी लेजेंडर तो खैर बहुत पुरानी बात होगी, 2022, उस वक्त तो चलते फिरते अब्बू थे। अब्बू बहुत सी जगह पे हमारे साथ फॉर्चूनर में गए हुए हैं, तो वो वहाँ ज़ीरो से उठ के जहाँ हम रिक्शों में और बसों में ट्रैवल किया करते थे, वो वहाँ पे फिर फॉर्चूनर में ट्रैवल करना उनका, तो वो सब वो देख के जा चुके हैं, एंड ही वाज वेरी प्राउड ऑफ इट। ऑफ कोर्स ये वाली इमोशंस, मतलब ऑब्वियसली सिंस यू बीइंग अ सन, तो आपने नोटिस करा होगा एक बाप के क्या इमोशंस होते हैं, सिंस यू गो एंड टेल योर फादर कि दिस इज व्हाट आई हैव अचीव्ड। हाँ, तो मैं वही आपको क्या फीलिंग आती है यार, मैं बताऊं, मैं उसी बात के ऊपर आ रहा था जो मैंने शायद लिखी थी, शायद नहीं लिखी थी, बट चलो मैं नहीं लिखी थी तो यहाँ बता देता हूँ कि वहाँ वो अपने इंतकाल से पहले कुछ बातें बोल के गए, जो कि मेरे जो है ना दूसरे 2 भाइयों को भी जो है उन्होंने वो बातें बोली कि तुम्हें अल्लाह ताला जो है ना जन्नत नसीब करे, तुमने इसके लिए जो है ना तुम बहुत जो है ना खिदमत करते हो। जैसे मेरा भाई है नूर, तो वो वाकई में बड़ा, मेरा भी जो है ना वो राइट हैंड है, और उसकी, मेरी वाइफ की, मेरी वालदा की, मेरे सारे घर वालों की बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं यहाँ तक जो है ना पहुँचाने में, तो मैं कभी उनको वो नहीं करता। लेकिन मुझसे जो उन्होंने बात बोली ना, वो यार मैं ज़िंदगी में तो कभी नहीं भूल सकता। ठीक है, वो ये बात थी कि तुम इस ख़ानदान को मिराज पे ले गए। ओए ये उन्होंने मुझे बोला, और वो जब अपने डेथ बेड के ऊपर थे, तो आई थिंक उसी वक्त मेरे जो ना आंखों में आंसू आ गए थे। अभी भी मैं इमोशनल फील कर रहा हूँ, बट दैट वाज समथिंग के बस वो मेरी ज़िंदगी बन गई। प्राउड मोमेंट बन गया। इट्स नॉट इजी टू। अच्छा, लाइक वाइज फैमिली, आपकी ऑब्वियसली रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, कभी ऐसा फील हुआ आपको कि जब आप सक्सेसफुल नहीं थे तो वो आपको मतलब पॉइंट भी नहीं देते थे या आपको पूछते भी नहीं थे? आज वो आपसे नबील भाई कैसे हैं, हमारे पास आए, चाय पे आ जाएं, खाना खाने आ जाएं, आप तो टाइम ही नहीं देते आप। हाँ यार, वही वाली बात है ना कि ये फीलिंग आई आपको? हाँ, ये जो है ना, मैं बस किसी के भी बारे में जो है ना गलत या कोई इस तरीके की नहीं कहूँगा, बट ये चीज़ आई थिंक अंडरस्टूड है हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी में। मतलब ओवरऑल ही होता नहीं, होगा दुनिया ऐसा। में नहीं होता ऐसा, लेकिन पाकिस्तान में ये कॉमन है। हाँ, ख़ानदान में बहुत ही कम लोग होते हैं जो आपके मुखलिस होते हैं, और ज़्यादातर लोग जल ही रहे होते हैं। वो उनके परसेप्शन से, उनके रिस्पॉन्स से, उनकी चीज़ों से जो है ना नज़र आ रहा होता है, वेदर देर हैप्पी और आर दे, मतलब एक होता है रश करना और एक होता है हसद करना। तो वो समझ में आया था कि वो हसद कर रहे हैं या रश कर रहे हैं। जो रश कर रहे हैं वो बिल्कुल सामने से दिखता है, और जो जिनको हजम नहीं हो रहा होता, बिकॉज आई थिंक के इवन इन मेरे ख़ानदान में ऐसे बहुत सारे, जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी ऐसा कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट वाला नहीं था, लेकिन हमसे फाइनेंशियली बहुत अच्छे लोग थे हमारे ख़ानदान में। अब उनको ये बात हजम नहीं होती है कि शमीम साहब के जो बच्चे हैं वो जो है ना, या नसरीन के जो बच्चे हैं वो कहाँ पहुँच गए। तो वो ये चीज़ें जो ना, अरे वो हर कोई बोलता नहीं है, लेकिन वो फील हो जाता है, वो उनके जो है ना डीलिंग में फील हो जाता है, या तो ये चीज़ें तो आइडिया हो जाता है। अच्छा, और जो जेन्युइनली हैप्पी होते हैं आपकी सक्सेस को लेके और वो करते हैं, वो दिखता है। ट्रू। अच्छा, एक चीज़ है, ये मैंने भी फील करी है, जब आपके पास ज़्यादा पैसा आने लग जाता है तो आपकी वाइफ ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी हो जाती है, ज़्यादा मतलब शकी भी हो जाती है। तो अच्छा, माशाल्लाह, you have 2 kids, right? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब भाभी
अभी मतलब शक वक करनी भाई अमेरिका अकेला जा सच्ची रहा बात- है। If you don't mind us asking that. नहीं, सच्ची बात तो ये है कि वो तो शुरू से ही पॉजिटिव है तो और इसके बाद तो और नेचुरल है यार होना, बिकॉज वी इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल क्योंकि हमारे यहाँ पे concept ऐसा है। हाँ एग्जैक्टली, एंड वी आर मीटिंग, वी आर गोइंग आउटसाइड, तो इट्स वेरी नेचुरल आई थिंक इन एनी रिलेशनशिप, तो वो चीज़ है। लेकिन फिर साथ में वही वाली बात है कोई कि trust गोरी factor भी क्लाइंट होता आ गई, है। उससे 3 घंटे की मीटिंग चल रही है। अच्छा नबील भाई, मैंने सुना है कि बच्चों आने के बाद माशाल्लाह you have kids, I don't have kids yet, तो लाइफ बड़ी चेंज हो जाती है in terms of business, in terms of other things as well. नसीब, ऐसे ही है यार। you have one daughter बिल्कुल। and you have one son, right? नहीं, बोथ सन। Both sons. तो बिल्कुल यार, मैं ये बात मैंने आई थिंक एक और पॉडकास्ट में भी बताई थी कि जब मेरा पहला बेटा जो है वो पैदा हुआ था, तो जब प्रोडिजी, उस वक्त तो डिजिरैप्स स्टार्ट भी नहीं हुई थी, प्रोडिजी सॉल्यूशंस जो मेरी पाकिस्तानी कंपनी थी, वही जो है उसका जो रेवेन्यू था वो 4 to 5x हो गया था ऑन द मंथ दैट ही वाज बोर्न। तो बिल्कुल अपनी हसल अपनी, मैं ये बिलीव करता हूँ यार, बहुत से लोग इस पे लक वर्सेस जो है ना वो वाली बात करते हैं, जो कि हम अभी बात भी कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले। तो मैं समझता हूँ यार इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, नॉट जस्ट लक, नॉट जस्ट हसल, इट्स अ कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। यू नीड टू हैव सम लक एज वेल, फिर बाकियों का भी नसीब आपके साथ जुड़ेगा, नॉट जस्ट ओनली मेरे बच्चों का बल्कि मेरे एम्प्लॉयज़ का भी, मेरे सब लोगों का जो है ना वो उसमें नसीब जुड़ेगा। तो वो एक तो होता है, फिर आप अपनी हसल कितनी उसके अंदर डाल रहे हो, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, वो चीज़ अपनी जगह पे है कि, और उसके बाद फिर जो है ना ये नसीब और लक वाला थोड़ा फैक्टर भी आता है, क्योंकि लक अलोन कैन नॉट चेंज द गेम फॉर यू। अच्छा, एक सवाल है, ऑब्वियसली अब तो माशाल्लाह से अभी और सीढ़ियाँ चढ़नी हैं, और इंशाल्लाह कभी रिग्रेट हुआ, मतलब अभी इस पोजीशन में पहुंचने के बाद रिग्रेट हुआ यार, अगर मैं ये चीज़ थोड़ा मतलब इस तरह कर लेता तो और अच्छी पोजीशन में हो सकता था? यार मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, ऐसा नॉट एट ऑल, नॉट इवन अ पिंच ऑफ रिग्रेट ऑफ एनी थिंग, बल्कि इनफैक्ट मैं ये समझता हूँ, और ये मैं सच्चे दिल से अपने बात कर रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ आज भी कि जो कुछ सक्सेस, जो कुछ चीज़ें आज तक अल्लाह ताला ने प्रोवाइड कर दी हैं ना, बल्कि मैं अभी जो है ना रिसेंटली वाइफ के साथ इसी ब्रंच पे निकला हुआ था, तो व्हेन आई केम बैक आई पार्क्ड माई LC, वी वर गोइंग बैक टू आवर प्लेस, मैंने उसको ये बात कही, मतलब कि यार मुझे अल्लाह ताला ने जितना दे दिया है ना, मैं कंप्लेन नहीं कर सकता। मतलब देखो, अल्लाह ने कुछ ना भी दिया हो ना तो भी आप कंप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन मुझे जो अल्लाह ताला ने अता कर दिया है ना, इसके बाद तो मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो कुछ भी कर जाऊँ ना इस दुनिया में, वो रिटर्न नहीं हो सकता, अल्लाह ने जो कुछ नवाज दिया है, तो रिग्रेट किस बात का करूँ मैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। खाने पीने की तो बहुत शौकीन है, कौन कराची में नहीं होता? ऐसा ही है तो यार, खाने का तो मतलब समझ लो कि कराची वालों का जो है ना वो ब्लड लाइन है। अच्छा, भूख लग गया। भूख लग गई। तो मतलब अब मोस्टली देसी या मतलब आर यू इनटू कॉन्टिनेंटल, देसी? यार एवरीथिंग दैट टेस्ट गुड ऑन द टेस्ट बड्स, और हाँ देसी ज़्यादा। बिरयानी ऑफ कोर्स कराची में है, तो कोई एक बिरयानी बताएं कराची में आपको बेस्ट लगती है यार, ये जो मेरा गो टू प्लेस है। अच्छा, कराची में ना यार बिरयानी के जो सीन्स हैं, तुम लोगों को पता होगा कि वो मुख्तलिफ जगहों पे बड़े ज़बरदस्त किस्म के सीन हैं। कोई कुछ टाइम आता है कि कोई नंबर 1 हो जाता है, कुछ टाइम आता है कि कोई नंबर 1 हो जाता है। मेरे लिए मैं पर्सनल बात आजकल कौन है? अब्बा बिरयानी। अब्बा बिरयानी, आई थिंक इट्स अब्बा बिरयानी, ये कल्लू चौक के पास लांडी कोरंगी में। बट कोरंगी यार इज द प्लेस फॉर बिरयानी। यार कोरंगी में वो भी तो है, अल्लाह राजी भी उसकी भी अच्छी है। फ्रेंड्स ऑफ कोर्स एक टाइम पे नंबर 1 पे मेरे फ्रेंड्स ही था, बट अभी रिसेंटली जो गेम चल रहा है ना। अच्छा, एक और चीज़ कि बिरयानी जो काट रहा होता है ना, उससे आपने कैसे कटवानी है, कैसे निकलवानी है, कितना मसाला है, ये उसको भी आर्ट आना चाहिए। अच्छा, उसके पास तो वो आर्ट होता है क्योंकि वो रोज़ कर रहा है, लेकिन खाने वाले को भी पता होना चाहिए कि मैंने ये मंगवाना है। कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चिकन खा रहा हूँ तो भाई लेग एंड थाई की जो है ना पीस मुझे देना, फलाना देना। अगर आप जूसी खाते हो, कुछ लोग होते हैं वो जो चेस्ट पीस खाते हैं। अब क्या है कि जज कर रहे हो किसी चीज़ को, किसी बिरयानी को, किसी चीज़ को, तो प्रेफर करते हैं जूसी और द जूसी रसीली। गीली वर्ड ही चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, तो उसके अलावा और कोई गो टू प्लेस कराची में?
बहुत सारे यार, बहुत सारे। बिरयानी में तो मैंने जैसे अब्बा बिरयानी की बात करी। अच्छा, इसके अलावा फिर ये आपका कादरी नल्ली बिरयानी है। आप नल्ली ना डलवाओ, लेकिन नल्ली के बगैर खाओ, बेहतरीन है यार वो, ठीक है। इसके अलावा जो है और भी यार बहुत सारी बिरयानियाँ हैं कराची में, तो बट ये जो है ना मेरी कुछ टॉप की जो है वो फेवरेट्स हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर अगर आप रेस्टोरेंट्स की तरफ आते हैं, अगर हाँ रेस्टोरेंट्स मतलब फाइन डाइन की बात फाइन डाइन करते हैं, लेट्स सपोज फाइन डाइन की बात करो तो यार आई थिंक के चलो मेरे रिसेंटली मेरे जहन में आ रहा है टेस्ट किचन बाय ओकरा। कैसा एक्सपीरियंस था? व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। दे हैव सुशी राइट? अगर है तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने नहीं देखी, बट उनके सैंडविचेस एंड दे हैव दिस पसंदे सैंडविच, ओए होए होए होए, क्रेजी ब्रो, टेस्ट किचन बाय ओकरा। हाँ, यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट, और बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, मैंने उनके स्टेक्स वगैरह की भी जो है ना, आई थिंक चंद ही स्टेक्स हैं उनके मेन्यू में, ज़्यादातर बेकरी और ये सैंडविच वाले आइटम्स। आर यू अ स्टेक फैन? आई एम बीफ स्टेक फैन, बट इट शुड बी मतलब बहुत ही पिक्यूलियर हूँ मैं उसके बारे में। मीट जो है उसमें से स्मेल ना आ रही हो। मैंने अभी रिसेंटली एक जगह पे खाया, कहाँ पे नाम ले लूँ, चलो, थिएटर पे खाया मैंने, तो उन्होंने जो है ना लाइक मीट जो है वो ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने करेक्ट करके जो है ना वो ठीक करके ला दिया था। उनके मीट में से थोड़ी स्मेल आ रही थी, और बस यही है कि जो है ना वो अच्छा हो, इट शुड टेस्ट गुड ऑन द टेस्ट बर्ड्स। और मैं मीडियम या मीडियम वेल जो है ना पसंद करता हूँ। मीडियम वेल, एग्जैक्टली। हाँ, एग्जैक्टली। तो अगर जितने भी आपने स्टेक्स ट्राई करे हैं कराची में, व्हाट डू यू थिंक व्हिच इज द बेस्ट प्लेस फॉर स्टेक्स? CFU। Yes, मतलब मेरी लिस्ट पे अभी तक तो मैंने जेसन स्टेक हाउस का खाया हुआ है PC में। उसके अलावा हैव यू ट्राइड सॉल्टेज? यार मुझे ट्राई करना है, वहाँ वैग्यू मिलता है आई थिंक। A5 वैग्यू अभी तक कराची में है। जेसन भी A5 नहीं दे रहा, जेसन M5 दे रहा, ऑस्ट्रेलिया वाला। A5 यस, A5 सिर्फ वैग्यू दे रहा है। मेरी लिस्ट पे कब से वो पड़ा है, जाएं आप वो ट्राई करें। मैं गया था बट इट वाज, खैर उसके प्राइसेस जो हैं वो छते पहाड़ के हैं, तो उनके मैंने बर्गर्स वगैरह ट्राई करे थे एंड द मीडियम स्टेक इट वाज अमेजिंग। एक वो, और मारखोर भी ट्राई करेगा फर्स्ट स्टेक। मारखोर मैंने ट्राई किया हुआ है, मुझे इतना समझ नहीं आया। अच्छा, लेकिन मैंने वहाँ की रिब्स ट्राई की थी, स्मोकी रिब्स, आई थिंक समथिंग लाइक दैट। बाकी यार मैंने मंदी यार मंदी जो है ना वो फेवरेट। पाकिस्तान में सबसे बेस्ट मैंने रिदान की खाई हुई है, लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर मैं बोलूँ ना तो यार अभी लास्ट जनवरी में मैं उम्रे पे गया था, वहाँ पे मक्का में एक है वलीमती के नाम से। यार दैट इज़ बाय फार द बेस्ट मंदी। मैंने आज तक ऐसी मंदी नहीं खाई एंड आई स्टिल क्रेव फॉर इट। मतलब वो मंदी मैंने नहीं खाई, वो रिदान क्या, मंदी हाउस क्या, मतलब कहीं नहीं मिलती वो पाकिस्तान में। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा नबील भाई, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी कुछ रहता है कि यार ये चीज़ हो जाए, बस कोई एक ख्वाहिश, मतलब ये चाहिए, ये चीज़ अब ये चीज़ हो जाए मेरी, बस मैंने कर लिया सब कुछ यार, आखरत बन जाए, बस यही ख्वाहिश है। क्या बात कर दी यार, खूबसूरत बात। आखरत बन जाए बस। ये जो कुछ अभी तक अचीव किया, इससे मैं सोसाइटी को, इंसानियत के लिए, इस्लाम के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए, मतलब जिससे अल्लाह और उसका रसूल जो है वो राज़ी होता है, बस वो कोई ऐसे काम करवा लें मुझसे बाकी की ज़िंदगी में, और साथ में बिज़नेस तो करते ही रहेंगे, उनसे बिज़नेस के थ्रू अच्छे काम करते रहेंगे। एंड आई थिंक ये कॉन्सेप्ट भी लोगों का क्लियर होना चाहिए कि भाई पैसा कमाओ, भाई पैसा कमाओ, जितना हो सकता है कमाओ, हलाल ज़रिए से कमाओ, और उसको फिर सोसाइटी पे गिव बैक टू द सोसाइटी। ऐसे काम करो उससे जो अल्लाह और उसके रसूल को खुश करे, और बस आखिरत बन जाए, बस इसके अलावा तो बस यही रह गया। और मेरा भी यही मानना है कि आप, क्योंकि अल्लाह पाक देने वाली ज़ात है, आप उनसे ये नहीं कह सकते कि या अल्लाह पाक मुझे बस इतना दे दे मेरा हो जाए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आई एम सॉरी कि डिसरिस्पेक्टफुल मुझे लगता है कि यार आप, अल्लाह तो वसी है, आप तो जो मांगना है जिस तरह मांगो। तो आप मतलब बहुत सारे उम्र यार बस या अल्लाह पाक ये काम हो जाए, बस मेरी लाइफ सेट है, मतलब इस तरह नहीं होना चाहिए। आप मांगते रहो, अमूमन हैंडलेस है। खैर एक सेगमेंट की तरफ आते हैं। यू हैव टू पिक one among the two choices. अच्छा. If you get a chance to live in US or Dubai. यार पाकिस्तान। नहीं US और दुबई। अबे फंसाएंगे ना, ये कुछ जवाब देंगे फिर वहां से फंसाएंगे। यार अभी की सिचुएशन के हिसाब से आई वुड प्रेफर दुबई देन, बिकॉज अगेन देखो US के अंदर ना आपका जो खर्चा होता है ना, दैट्स क्रेजी। लाइक पाकिस्तान और मैं तीनों जगह पे रह चुका हूँ बाय द वे, ठीक है ना। दुबई में भी मैं अच्छा टाइम स्पेंड करके आ चुका हूँ, एंड दुबई को मैं कंपेयर करता हूँ न्यूयॉर्क से, लाइक जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। यानी कि अगर किसी को न्यूयॉर्क पसंद आएगा तो उसको दुबई
भी पसंद आएगा एंड वाइस वर्सा, जिसको दुबई आएगा उसको न्यूयॉर्क भी आएगा। तो क्योंकि वाइब उसकी जो है ना वही सेम है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्काई स्क्रेपर्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो दुबई मैं इसलिए प्रेफर करूँगा अभी की सिचुएशन में, बिकॉज अभी जो यूएस में हो रहा है आई थिंक फार राइट वालों की जो है ना अभी वहाँ पे सारा जो है वो मूवमेंट चल रही है, और मुसलमानों के खिलाफ जो है वो सारी जो है ना जो भी चीज़ें हैं। तो आई थिंक इट्स नॉट द राइट टाइम टू मूव ओवर देयर, और फॉर दैट मैटर इवन इन द यूरोप आई डोंट थिंक सो कि मुझे मौका मिलेगा, पैसे भी हैं तो वहाँ से मैं दुबई जाऊँ। और दुबई में पाकिस्तान के मुकाबले 3 to 4x खर्चा होता है। सही है, ये मैं देख चुका हूँ। यानी पाकिस्तान में अगर मेरे 100 रुपये खर्च हो रहे हैं तो दुबई में 300 से 400 रुपये खर्च होंगे फॉर द सेम थिंग। यूएस में कितने होंगे? 600। मैं ऐसे एग्जाम्पल दे देता हूँ, एक नान जो है वो यहाँ कितना कॉस्ट करता है? हमें 25 रुपये 30 रुपये चल रहा है। 50 कर लो, 50 कर लो, ठीक है। इतना पैसा है कि 50 कर लो। नहीं, वो हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा है। न्यूयॉर्क में अब मैं देखो अगेन, फिर वो पाकिस्तान में फिर लोग कहते हैं यार आप उसमें क्यों देख रहे हो, बट यूएस में जो है ना 900 रुपये का, 900 या 950 रुपये का 6-7 तो आता है। अब ठीक है, डॉलर में वो अमाउंट है $3 $4 हो जाती है, बट यार $3 $4 भी एक नान जैसी चीज के लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये है, यूएस के अंदर आपके खर्चे जो है ना वो बहुत ज्यादा 10x हो जाते हैं। तो मतलब सिंपल टर्म्स में मैं ये बोलूंगा वहाँ 3x हो जाएंगे या 4x, और वहाँ 10x हो जाएंगे। तो ये भी एक बात है, और उसके अलावा फिर दूसरी बात ये भी है कि भाई वाई, मतलब क्यों, जब आप पाकिस्तान में अय्याशी कर सकते हो तो। अच्छा, एक और बात बताएं, चलें, निसान पेट्रोल या LC300? LC300 या रेंज रोवर? LC300 for me at least, yeah. LC300 या फिर Lamborghini? रॉयल रोज। यार LC300 because Lamborghini पाकिस्तान में तो चला नहीं चला सकते। Exactly, ओके, कराची या लाहौर? all the time कराची। ऑल द टाइम कराची। हालात ख़राब हैं यहाँ के, लेकिन फिर भी I'll still say of course। लेकिन अगर रहना हो तो आप लाहौर प्रेफर करोगे इस्लामाबाद? यार काफ़ी दफ़ा जहन में आई है ये बात, लाहौर या इस्लामाबाद की। हाँ, क्योंकि यार अभी बच्चे हैं ना, मुझे भी ऐसा फील होता है कभी कभी कराची के हालात बहुत ज़्यादा वर्स हो रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि यार मेरे बच्चे अपना, अगर जब तक मैं मलिर कैंट के अंदर होता हूँ ना, नॉट इवन सेफ, नहीं सॉरी, नॉट ओनली सेफ बट ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर। यार मलिर कैंट का आप अंदर आ जाओ तो आपको नहीं लगता कि आप कराची में हो, यू आर इन इस्लामाबाद। यार सिस्टम है ना वहाँ पे, सिस्टम है। और वो चीज़ अगर पूरे कराची में हो जाए तो क्या ही बात है। लेकिन इसी वजह से मैं वहाँ पे मूव भी हुआ कि वहाँ सिक्योरिटी भी है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि हाँ, अगर जो है ना कुछ इस्लामाबाद एंड लाहौर में कुछ सीन बना तो आई एम नॉट अपोज्ड टू द आइडिया। बट मेरा एक फ्रेंड है, वो भी कराची में ही सेटल वगैरह हुआ है, एंड ही रिसेंटली मूव टू लाहौर जस्ट बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज कि यार स्नैचिंग है, इतना ट्रैफिक है, रोड्स तो बनते ही नहीं है यहाँ पे, कितना प्रॉब्लम है। एनीवेज, बिरयानी या फिर स्टेक? बिरयानी। अच्छा, व्यूअर्स के लिए, मतलब जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कुछ करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना हो, कुछ करना हो, व्हाट्स योर एडवाइस फॉर द ऑडियंस? यार एंटरप्रेन्योर अगर किसी ने बनना है तो सबसे पहला काम वो ये करे कि जिस भी चीज़ से रिलेटेड वो एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब एंटरप्रेन्योर का क्या मतलब होता है, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, ठीक है ना, और उसमें कोई यूनिकनेस भी है, तो उस जो भी करने जा रहे हो उसकी नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस, उसका स्किल सेट होना चाहिए, ठीक है। और वो कैसे आएगा? अगर आपके पास पीछे से पैसा पड़ा हुआ है, फादर या कोई भी फैमिली मेम्बर आपका इन्वेस्ट कर सकता है, तो फिर आप चांस लेके थोड़ा बहुत स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपके पीछे कोई भी पैसा नहीं, कोई इन्वेस्ट करने को भी तैयार नहीं है, तो फिर जो है ना आप जाओ, अर्न करो, जॉब करो, थोड़ा सेव कर लो, और उसके बाद जब इतना जमा हो जाए 1 आध साल 2 साल काम करके कि यार हाँ अब आई कैन डू समथिंग, तो फिर उस पे जाओ आप, ठीक है। और लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, अगर आपके पास कोई इन्वेस्ट करने वाला मौजूद है भी, फादर या भाई या कोई भी, उसके बावजूद भी अगर आप एक्सपीरियंस के बगैर स्टार्ट करोगे ना, थोड़ा बहुत ही सही, 6 महीने का ही सही, अगर आप वो एक्सपीरियंस लिए बगैर भी जब शुरू करोगे ना, बस तो फिर वही वाली बात है कि एक अंदर तीर चला रहा है, ठीक है ना, तो वो कहाँ लगता है आपको नहीं पता, तो आप अपने भाई के, अपने बाप के पैसे जो है ना वो ज़ाया कर सकते हो। तो
स्किल्स और एक्सपीरियंस होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हो सकता है आप में स्किल्स हों लेकिन वो तजुर्बात ना हो, वो चीज़ें ना हो, आपको वो नॉलेज ना हो. क्योंकि एक बिज़नेस कैसे ऑपरेट करता है ना, अब CEO एंड फाउंडर की वैल्यू क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि वो सारे फंक्शंस को जानता है. बिजनेस के कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो उन सब पे टॉप से हॉक आई व्यू के साथ उसको व्यू करता है. तो अगर इफ़ यू ट्राइंग टू बी एन एंटरप्रेन्योर विच मीन्स यू वुड बी अ CEO, विच मीन्स यू वुड बी अ फाउंडर ऑफ समथिंग, then you would need to know every part of that puzzle and के how it functions. Yeah. खूबसूरत, ये चीज़ है. वेरी नाइस. अच्छा नबील भाई, what makes someone a leader? यार leader, what makes someone a leader? It's a lot of things, but अगर हम in a nutshell बात करें तो वो उसका विजन होता है. और विजन कैसे आता है? विजन आता है अगेन किसी न किसी जो है ना एक्सपीरियंस के साथ. यही वाली जो मैं अभी बात कर रहा था, जब आप एक्सपीरियंस लेके आपका एक मिशन होगा ना, फॉर एग्जांपल कि यार मैंने एक बिज़नेस आइडिया है और मैं फिर एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा और फिर मैं इन्वेस्ट कर लूँगा और फिर मेरा बिज़नेस होगा, मैं CEO बन जाऊंगा, फाउंडर हो जाऊंगा. ठीक है भाई, हो गए, स्टार्ट कर लिया आपने. अब उसके बाद अब आपका बिजनेस हल्का हल्का सा ग्रो होना शुरू हुआ. अब जो बंदे आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि पहले तो आपने चलो वन मैन शो कर लिया, चंद बंदों के साथ स्टार्ट कर लिया, लेकिन आप उनको कैसे बिलीव करवाओगे अपने प्रोडक्ट में या अपनी जो भी चीज़ कर रहे हो आप उसमें? अपने कस्टमर को कैसे बिलीव करवाओगे? उस चीज़ का विजन, उस चीज़ की समझ और उस चीज़ का अगर इंटेलेक्ट आपके पास मौजूद है, That makes you a leader. that is the first thing to a leader has a lot of qualities, but मैं in a nutshell ये बता रहा हूँ कि अगर आप अपने विजन के साथ अपने एम्प्लॉइज को, अपने क्लाइंट्स को, अपने स्टेक होल्डर्स को अलाइन कर सकते हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ लीडर इन बिजनेस टर्म्स. क्योंकि लीडर हमारे पास फिर सियासतदान वाले लीडर भी होते हैं, लीडर फिर आर्मी के लीडर भी होते हैं. लीडर कौन किस जगह पे कौन सा लीडर है ना, ये भी मैटर करता है. क्योंकि लीडर तो एक वर्ड है, हमने पकड़ लिया लीडर, लेकिन भाई वो लीडर किस कैपेसिटी में? अगर वो बिजनेस लीडर है तो फिर बिजनेस लीडर को ये चीज़ें आनी चाहिए जो मैंने बताया, कि अपने विजन में बिलीव करवाना अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को, ताकि वो लोग भी आपके साथ मिलके उस मिशन, उस विजन के पीछे ऐसे ही लगे हुए हों जैसे आप लगे. वेरी वेल एक्सप्लेन्ड. चले इसको रैप इट अप करते हैं. अच्छा हाँ, एक आखिरी, कोई स्पेसिफिक फेवरेट मूवी है? मतलब कोई एक मूवी दैट्स माय फेवरेट वन मैन. माय ऑल टाइम नंबर 1 फेवरेट मूवी इज इंसेप्शन. ओह, लियोनार्डो डिकैप्रियो. और नंबर 2 पे फिर इंटरस्टेलर आती है. अच्छा, बहुत से लोग इंटरस्टेलर को 1 करते हैं, इंसेप्शन को 2 करते हैं, बट फॉर मी द डायरेक्शन, द लेवल ऑफ क्रिस्टोफर नोलन, राइट? क्रिस्टोफर नोलन. हाँ, इंटरस्टेलर भी और इंसेप्शन. यार द लेवल ऑफ डायरेक्शन, थॉट प्रोसेस. अच्छा, इंटरस्टेलर में क्या है कि वो भी, उसमें भी बड़ा थॉट प्रोसेस, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो एक कहीं ना कहीं पे एक वो वाला एक है ना कि यार ब्लैक होल है, स्पेस है, वो चीज़ें अब पता है आपको, लेकिन यार ख्वाब के अंदर ख्वाब, उसके अंदर ख्वाब, और उसमें क्या चल रहा है, किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज समथिंग. हाउ कैन यू थिंक ऑफ दैट? लाइक सो क्रिस्टोफर भाई, दैट हैज बीन माय ऑल टाइम फेवरेट मूवी, इंसेप्शन. वाकई, और बड़ी मतलब लोगों को इतनी जल्दी से समझ भी नहीं आती. मैंने तो बचपन में देखी थी, पल्ले ही नहीं पड़ी. और फिर जो उसकी एंडिंग होती है, वो जो ना वो लट्टू होता है, जो भी होता है, वो घुमाता है, वो हम भी घूम जाते हैं. और फिर आप सोचते हो यार कि ये रियलिटी है या फिर जो ख्वाब देख रहा था ये रियलिटी थी. अच्छा, तो नबी भाई, लेट्स रैप इट अप. थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बट जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन. डू यू हैव एनी एडवाइस फॉर द यंग जनरेशन ऑफ आवर कंट्री? कोई एडवाइस पाकिस्तानी के लिए, किस चीज़ में स्किल हासिल करें, क्या पढ़ें, किस चीज़ में आगे फ़ायदा है? होटल पे टाइम ज़ाया नहीं करें बस. बिल्कुल. अच्छा, एक तो सबसे पहली बात पाकिस्तान के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह 2025 पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा साल साबित हुआ है. इंडिया पाकिस्तान की वजह से कह रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल. इंडिया ने हमसे फड्डा इसलिए किया कि शायद वो हमें कुछ वो कर दे, लेकिन इसके बरक्स हो गया, हमारे लिए फ़ायदा हो गया. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जो है ना पॉजिटिव्स हैं जो कि पाकिस्तान में हो रहे हैं, और दिस कंट्री हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर अनलेस कि जो है ना कोई अनारकी यहाँ पे फैलाने की ज़बरदस्ती कोशिश ना की जाए तो. लेकिन ये है कि ब्राइट फ्यूचर है पाकिस्तान का, ठीक है. और अगर आपने, ज़ाहिर बात है, IT इंडस्ट्री, मैं तो IT इंडस्ट्री और हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड ही बात कर सकता हूँ, तो अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनना है,
मैं यही कहूँगा कि यार एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ. हमने बहुत पिछले जो ना ज़माने ऐसे देख लिए कि जिसमें वही एक जॉब मेंटालिटी थी, तो उससे क्या होता है कि फिर वैल्यू एडिशन आप जो है ना नहीं कर रहे होते ज़्यादातर अपनी इकोनॉमी में. तो जितने लोग, अब अगेन फिर वही वाली बात है कि हर कोई एंटरप्रेन्योर बन भी नहीं सकता ना. तो मेरी भी तो कंपनी में 4 लोगों ने काम करना है ना, एम्प्लॉइज तो चाहिए ना, सैलरी तो चाहिए. तो अल्लाह ताला का सिस्टम है, इसी तरीके से साइकिल चलती है कि कुछ एंटरप्रेन्योर, लेकिन ये है कि जितने बन सकते हैं बने, वैल्यू एडिशन करें पाकिस्तान की इकॉनमी में. और वो जो भी उनका आइडिया है, अगेन एडवाइस वही है कि जो भी चीज़ करने जा रहे हैं उसमें वो एक हद तक मैस्ट्री हासिल कर लें, या मैस्ट्री नहीं तो आप इसको यही कर लो कि एक बिगिनर लेवल जो है ना एक एटलीस्ट एक्सपर्टीज़ हासिल कर लें. और गुड आंसर. उसके बाद फिर वो जो है ना जो भी करना चाह रहे हैं वो उसमें करें. और इस पे मैं एक और बात बस इसको कनेक्ट करूँगा उसके साथ कि मेरे एक टीचर थे NCR कॉलेज में, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी. मैंने उनसे पूछा था, और ये बात शायद मैं एक और पॉडकास्ट में भी कर चुका हूँ. तो हमने उनसे पूछा था, सर स्कोप किस चीज़ का है? तो सर ने हमें बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि बेटा स्कोप हर चीज़ का होता है, तभी वो मार्केट में एग्जिस्ट करती है. आप उसमें कितने अच्छे हो वो आपका फ्यूचर डिफाइन करेगी. तो बस ये बात है. खैर, हमारा रिवायती सवाल, एक्सपीरियंस विद इनसाइक्लोमीडिया हब. यार माशाल्लाह, you guys are doing a great job. I really enjoyed, I mean, speaking with both of you. और माशाल्लाह you guys have a bright future as well. और मतलब you know all the good things to say about you guys, the way you conducted the interview, the way you engaged, and keep the spirit and keep the momentum of the podcast and the conversation high. I think you guys are doing a great job. अल्लाह ताला तुम लोगों को जो है ना वो और तरक्की दे, और इस प्लेटफॉर्म को जो है वो और ज़्यादा दिन दुगनी और जो ना रात चौगनी तरक्की. Thank you so much for your words. बड़ा मज़ा आया नबील भाई. it was a pleasure having you here, and to be very honest यार, मैंने बहुत लोगों से मिला हूँ, बहुत लोग इधर पॉडकास्ट पे बैठे हैं. To be very honest, you are very straightforward, you're very humble. वरना जब बंदा ऊंचाइयों पे पहुँच जाता है ना तो थोड़ा सा टॉर वगैरह बदल जाते हैं. To be very honest, I've never seen that in you. And since the start, जब मैं आपके साथ काम भी कर रहा था, जब मुझे याद है, you were so busy, like down to down, you know, talking to the clients. You still, if I came across any problem, you used to help me. And the way that you're carrying forward your family, your brothers, माशाल्लाह नूर आपके साथ होता है, and the people that are working together. मैं देख रहा होता हूँ DG Reps की जो family है उसकी pictures आ रही होती हैं, and the way that you spend time with them. So it's very nice, and you know, being humble and being nice regardless of the position. So it's a very nice thing to see. So I guess that would be all. Thank you so much for being here. Thank you so much for giving all the information and telling about yourself. I would love to have you here again discussion करेंगे. बहुत कुछ हमें भी आपसे सीखने को मिलता है, ऑडियंस से भी आपको सीखने को मिलता है. So thank you so much. Looking forward to have you again. Thank you so much for having me. Thank you. Allah Hafiz.